गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग इस लेक्चर में पढ़ेंगे एक्सरे के बारे में। एक्सरे के बारे में ऑलरेडी आप लोगों ने सुना हुआ भी है और ह्यूमन लाइफ में इसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस भी है। मेडिकल साइंस में तो खास करके एक्सरे का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। अब कोई सा भी मेजर ऑपरेशन होता है तो वहाँ पे एक्सरे का ज़रूरत पड़ता ही पड़ता है ना। और साथ ही साथ एक्सरे का इम्पोर्टेंस है, इंडस्ट्री में भी एक्सरे का इम्पोर्टेंस होता है। इंडस्ट्री वगैरह में भी एक्सरे यूज करते हैं। अब कहाँ पे एक्सरे यूज करेंगे इंडस्ट्री में? जैसे कि सपोज करो कि हमने कोई मशीनरी पार्ट्स बनाया। सपोज कीजिए हमारे पास कोई मशीनरी पार्ट्स है। ऐसा तो नहीं होता है, लेकिन सपोज करो ऐसा कोई मशीनरी पार्ट्स है। अब इस मशीनरी पार्ट्स के अंदर में कुछ क्रैक आ गया। हालांकि ये ऊपर से तो बिल्कुल सही दिखेगा। अब मान लीजिए अंदर से क्रैक है, तो ये अंदर से क्रैक है तो ये हो सके मशीन को डैमेज कर सकता है या फिर प्रॉपरली वर्क नहीं करे, इसकी वजह से एक्सीडेंट भी हो सकता है। तो अंदर का डैमेज कैसे डिटेक्ट करेंगे? तो उसके लिए एक्सरे इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि मेडिकल साइंस तो है ही, साथ ही साथ इंडस्ट्री में भी एक्सरे का यूज है। और दूसरा यूज क्या है? एक्सरे का यूज करते हैं हम लोग जो भी अपने पास कंपाउंड्स है, मॉलिक्यूल्स है, उनके स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए। अब जैसे कि आप लोगों ने बहुत तरह के केमिकल कंपाउंड्स पढ़े होंगे, उनके स्ट्रक्चर के बारे में भी पढ़ा होगा। तो सब कहाँ से आता है? तो उन सब का जो स्ट्रक्चर है उसको एक्सरे के थ्रू यूज करके उसका स्ट्रक्चर बताया जाता है। कि जैसे क्रिस्टेलोग्राफी है ना, क्रिस्टेलोग्राफी में एक्सरे का इस्तेमाल होता है। तो ऐसे एक्सरे का हमारे लाइफ में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। तो आज हम लोग एक्सरे के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि एक्सरे है क्या। तो एक्सरे एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। जैसे हमारे पास बहुत तरह के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, विजुअल रे हो गया, इंफ्रारेड हो गया, अल्ट्रावायलेट हो गया। उसी तरीके से ये भी क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। तो अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का जो प्रॉपर्टी होता है, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का आपने बहुत सारे प्रॉपर्टी पढ़ा होगा। इसका स्पीड के बारे में पढ़ा होगा, है ना, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ। तो ये रिलेशन आपने पढ़ा होगा कि स्पीड इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है तो हम लोग ये रिलेशन लगा देते हैं। और एनर्जी क्या होता है किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का या किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोटोन का एनर्जी कितना होता है? hc/λ और h इंटू फ्रीक्वेंसी। तो ये सब एप्लीकेबल है एक्सरे के फोटोन्स पे या एक्सरे के रेडिएशन पे। हम लोग यहाँ से जो एक्सरे का रेडिएशन होगा वो स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करेगा। अगर हमको वेवलेंथ पता है तो फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं, और किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ, एक्सरे का कोई पर्टिकुलर वेवलेंथ का एनर्जी कितना होगा तो यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक। दूसरा कि जो एक्सरे है, जैसे कि हमारे पास विजुअल रे है, तो विजुअल रे का जो लैम्डा का रेंज है विजिबल का, ये कितना है? अबाउट 400 एंगस्ट्रम टू 4000 एंगस्ट्रम टू 7000 एंगस्ट्रम। यानी कि इस रेंज में जो भी रेडिएशन आता है वो सब विजिबल रेंज में आता है। उसी तरीके से जो हमारे पास एक्सरे है, एक्सरे का वेवलेंथ रेंज क्या है? 0.1 एंगस्ट्रम टू 100 एंगस्ट्रम, है ना। यानी कि ये शॉर्ट वेवलेंथ है। यानी कि अभी हम लोगों ने देखा कि जो अगर वेवलेंथ शॉर्ट होगा तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा? ज़्यादा। यानी कि एक्सरे क्या है? एक हाई फ्रीक्वेंसी रेडिएशन है। शॉर्ट वेवलेंथ यानी कि हाई फ्रीक्वेंसी रेडिएशन। तो इस तरीके से अगर ये हाई फ्रीक्वेंसी रेडिएशन है तो इसका जो पेनेट्रेटिंग पावर होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। अगर आप एक नॉर्मल विजिबल रे की बात करें और आप अगर एक एक्सरे की बात करें, तो जो एक्सरे का पेनेट्रेटिंग पावर होगा वो विजिबल रे से कम मोर देन 300 टाइम्स ज़्यादा है। अब विजिबल रे देखिए हमारे बॉडी से क्रॉस नहीं कर पाता है, लेकिन एक्सरे हमारे बॉडी से क्रॉस कर जाएगा। ठीक है। तो एक्सरे का यूज जो होता है बहुत ही केयरफुली यूज करना पड़ता है। अगर इसका केयरफुल यूज नहीं करेंगे तो मिसहैप हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है। अगर बॉडी पे इसका बहुत ज़्यादा यूज करने लगेंगे तो उसका हमारे बॉडी पे एक डैमेज भी क्रिएट कर सकता है। तो इसका यूज कैसे करना है, क्या करना है, वो जरूरत के अकॉर्डिंग हम लोग अलग अलग फ्रीक्वेंसी का एक्सरे यूज करते हैं। जो हाई फ्रीक्वेंसी का एक्सरे होता है उसको हार्ड एक्सरे कहते हैं। जो लो फ्रीक्वेंसी का एक्सरे होता है उसको सॉफ्ट एक्सरे कहते हैं। ठीक है। तो ये हमारे पास वेवलेंथ का रेंज है एक्सरे का 0.1 एंगस्ट्रम टू 100 एंगस्ट्रम। लेकिन इसमें क्या है एक चीज कि इसका कोई वेवलेंथ शार्प बाउंड्री नहीं है। जैसे देखिए विजिबल का एक शार्प बाउंड्री है कि अबाउट 4000 एंगस्ट्रम से 7000 एंगस्ट्रम तक जो लाइट है वो विजिबल है, हम लोग देख सकते हैं। इसका एक्सरे का ऐसा कोई फिक्स नहीं है। अगर आप बात करेंगे स्पेक्ट्रम का,
सपोज करिए हमारे पास ये हमने एक छोटा सा ऐसा स्पेक्ट्रम लिया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का, तो आपने ऐसे पढ़ा होगा कि विजिबल होता है, विजिबल के एक तरफ इंफ्रारेड, फिर अल्ट्रावायलेट, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, एक्सरे, गामा रे, इस तरीके से है। तो इसका क्या होता है कि जो शॉर्टर वेवलेंथ है, शॉर्टर वेवलेंथ वो गामा रीजन में ओवरलैप करता है, और जो बड़ा वाला वेवलेंथ है वो अल्ट्रावायलेट में ओवरलैप करता है। ऐसा कोई शार्प बाउंड्री नहीं है। तो अबाउट यहाँ से लेकर के यहाँ तक हम लोग उसको एक्सरे में लेकर के कंसीडर करते हैं, एक्सरे रेडिएशन। तो इसका एनर्जी बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप देखोगे एनर्जी के, अगर आप कंपेयर करोगे तो एनर्जी जो हम लोग लिखते हैं hc/λ, है ना। अगर आप विजिबल की बात करो तो विजिबल का बात करेंगे तो hc हम लोग एनर्जी कितना लिखेंगे, hc सपोज करो कि 400 एंगस्ट्रम लिखते हैं। और अगर आप एक्सरे की बात करो तो एनर्जी कितना लिखेंगे, hc मान लो हम 0.1 एंगस्ट्रम लिखते हैं। तो ये लगभग कितना हो जाएगा, इससे 400 टाइम्स ज़्यादा हो जाएगा, है कि नहीं। आप इसको कंपेयर कीजिए तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा इससे एज कम्पेयर टू दिस। तो यानी कि जो एक्सरे का एनर्जी है वो विजुअल के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा होता है। तो इसको और कुछ हम लोग प्रॉपर्टीज आगे पढ़ेंगे, फिलहाल इतना देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा इसका पोजीशन एक्सरे का स्पेक्ट्रम में, और इसका कोई शार्प बाउंड्री नहीं है। और एक्सरे एक बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक है जिसका यूज मेडिकल में भी है, इंडस्ट्री में भी है, और एटम और मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड्स का स्ट्रक्चर पढ़ने में भी किया जाता है। तो जरा देख लेते हैं कि एक्सरे सबसे पहले डिटेक्ट कैसे हुआ था और एक्सरे आखिर प्रोड्यूस कैसे होता है। जैसे कि हम लोगों ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है कि जब हमारे पास ऐसे फोटोन्स, कोई हमारे पास एनर्जेटिक फोटोन्स है, वो इस तरीके से अगर हमारे पास कोई ऐसा मेटेलिक टारगेट है, अगर ये फोटोन मेटेलिक टारगेट को हिट करता है तो वहां से इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाता है कि नहीं। और इलेक्ट्रॉन बाहर आने के लिए कम से कम फोटोन का एनर्जी क्या होना चाहिए, वर्क फंक्शन से ज़्यादा होना चाहिए। एटलीस्ट इसका एनर्जी वर्क फंक्शन के बराबर होना चाहिए। वर्क फंक्शन मतलब क्या, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटेलिक टारगेट। यानी कि ऐसे फोटोन आया, वो मेटेलिक टारगेट को हिट किया तो इलेक्ट्रॉन बाहर इजेक्ट हो गया। अब ये जो इलेक्ट्रॉन बाहर इजेक्ट हो गया उसके पास काइनेटिक एनर्जी भी रहता था। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितना, फोटोन का एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन, है ना। तो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हुआ। तो उसी तरीके से जो एक्सरे है वो इसका उल्टा है। एक्सरे जो है इसका उल्टा है। अब जैसे इसमें विचार आया कि जब ऐसे फोटोन मेटेलिक टारगेट को हिट करके इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल सकता है, तो क्या ये पॉसिबल है कि कोई इलेक्ट्रॉन किसी मेटेलिक टारगेट को हिट करे, किसी मेटेलिक टारगेट को हिट कर दे और ये अपना जब एनर्जी लूज करे तो यहाँ से क्या बाहर निकल जाए, फोटोन्स बाहर निकल जाए। तो जब एक्सपेरिमेंट किया गया तो इस चीज को पाया गया कि हमारे पास कोई हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन है, अगर हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन अगर मेटेलिक टारगेट को हिट करता है तो फिर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन अपना एनर्जी लूज कर जाता है, और जो एनर्जी लूज किया वो कहाँ चला गया, वो क्या होता है, ऐसे फोटोन्स के फॉर्म में बाहर निकल गया। तो यही जो फोटोन्स बाहर निकला, यही जो रेडिएशन बाहर निकला, इसी रेडिएशन का नाम है एक्सरे। इसको किसने सबसे पहले ऑब्जर्व किया था? तो एक्सरे का जो डिस्कवरी हुआ था वो लगभग अप्रोक्सीमेटली 1958 में डिस्कवरी हुआ था एक्सरे का, सॉरी 1895 में। यानी इसका जो डिस्कवरी हुआ ये 1895 में हुआ। विल्हम रॉन्ट्जेन नाम के जो साइंटिस्ट थे, विलियम रॉन्ट्जेन नाम का साइंटिस्ट था, उसने 1895 में इस एक्सरे का डिस्कवरी किया। उसने क्या ऑब्जर्व किया कि जब किसी मेटेलिक टारगेट को हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन से ऐसा हिट कराते हैं तो हिट करने के बाद इससे एक रेडिएशन बाहर निकलता है, और वो समझ नहीं पाया कि इस रेडिएशन का क्या नाम दे, ये रेडिएशन कौन सा है, इसलिए उन्होंने इसका नाम एक्सरे रख दिया। तब से इस चीज को एक्सरे बोला जाता है। जैसे कि मैथ्स में होता है ना कि एक्स मतलब कि सपोज करो कोई हमारे पास अननोन है जिसके बारे में नहीं पता, तो उस अननोन का नाम हम लोग एक्स ले लेते हैं। तो उसी तरीके से विल्हम रॉन्ट्जेन ने एक्सपेरिमेंट किया तो उसने क्या ऑब्जर्व किया
कि अगर हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन किसी मेटेलिक टारगेट को हिट करता है तो वहां से कुछ ऐसे एक अननोन रेडिएशन बाहर आ रहा है। अब वो रेडिएशन कौन सा है नहीं जानते थे, तो उन्होंने उसका नाम एक्सरे रख दिया, तब से उसका नाम एक्सरे ही है। और एक्सरे का डिस्कवरी के बाद ऐसे बहुत सारे अपने पास रिवॉल्यूशन आए। एक्सरे का डिस्कवरी होने के बाद ऐसे क्रिस्टल्स वगैरह के स्ट्रक्चर को स्टडी करना आसान हो गया, है ना। तो इससे बहुत सारे यूजेस हैं। तो ये जो अपने पास एक्सरे का जो प्रोसेस है कि एक्सरे प्रोड्यूस कैसे होता है, ये जो प्रोसेस है ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का उल्टा प्रोसेस है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होगा कि फोटोन्स आएगा यानी रेडिएशन आएगा, वो टारगेट को हिट करेगा, अपना एनर्जी लूज करेगा और वहां से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा। लेकिन एक्सरे क्या है कि एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन आएगा, ये टारगेट को हिट करेगा, ये अपना एनर्जी लूज करेगा और यहाँ से एक्सरे बाहर निकल करके आएगा। तो यानी इट इज द यानी एक्सरे प्रोडक्शन इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, यानी ये उल्टा होता है। तो यहाँ पे हम लोग को सिलेबस में दो टाइप के एक्सरे के बारे में पढ़ना है। इसमें हम लोग दो टाइप का एक्सरे पढ़ेंगे, एक है कंटिन्यूअस एक्सरे और एक कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे। यानी कि यहाँ पे जो हम लोग एक्सरे पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम लोग कंटिन्यूअस एक्सरे एंड कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे। ओके, ये दो टाइप का है। इन दोनों टाइप के बारे में हम लोग आगे फर्दर स्टडी करेंगे। इससे पहले जरा हम लोग पढ़ लेते हैं कि एक्सरे का प्रोडक्शन कैसे होता है, यानी हाउ एक्सरे आर प्रोड्यूस्ड। इसमें हम लोग पढ़ेंगे हाउ एक्सरे आर प्रोड्यूस्ड। प्रोडक्शन ऑफ एक्सरे देख लेते हैं जरा हम लोग। तो एक्सरे का प्रोडक्शन हम लोग देख रहे थे। तो एक्सरे का जो प्रोडक्शन होता है और उसके लिए जो डिवाइस यूज किया जाता है एक्सरे प्रोड्यूस करने के लिए, उस डिवाइस का नाम है कॉलेज ट्यूब, COOLIDGE, कॉलेज ट्यूब। ये जनरली एक इस शेप का ट्यूब रहेगा। जरा देखिए कि इस टाइप का ट्यूब रहता है, ग्लास का बना रहता है ये, और इस ट्यूब के अंदर में ही ऐसे कुछ सेटअप किया हुआ है। तो हम लोग उस सेटअप को समझ लेते हैं। अभी इस ट्यूब के अंदर सेटअप कैसा है जरा देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है सेटअप की जो कॉलेज ट्यूब है इस तरीके से जो मैंने आपको बताया, ऐसा इस टाइप का ग्लास का ट्यूब रहेगा और इधर से एक ऐसा रहेगा। ये वैक्यूम पंप से जुड़ा हुआ रहता है। मतलब कि क्या करता है कि यहाँ पे जो हम लोग एक्सरे प्रोड्यूस करते हैं तो यहाँ पे एयर का प्रेशर बिल्कुल खत्म कर देते हैं। लो प्रेशर पे ज्यादा अच्छे से एक्सरे प्रोड्यूस होता है, तो इसको वैक्यूम से कनेक्ट कर देता है। तो वैक्यूम पंप क्या करेगा, इसमें जितना भी एयर है, गैस है, वो सबको क्या करेगा यहाँ से निकाल देगा। तो यहाँ पे कोई भी गैस नहीं बचेगा। और इसमें और क्या सेटअप है देखिए कि एक इस तरीके से यहाँ पे दो वोल्टेज लगाया गया है, एक यहाँ पे वोल्टेज है और एक यहाँ पे वोल्टेज है। तो ये जो वोल्टेज है, ये वोल्टेज इस सर्किट में करंट देगा, ये वोल्टेज इस सर्किट में करंट देगा। जरा देखिए ये जो वोल्टेज है वो इस फिलामेंट के साथ कनेक्टेड है, तो इस वोल्टेज की वजह से इस सर्किट में करंट आएगा। और ये वाला वोल्टेज क्या है, ये वोल्टेज देखिए, ये वोल्टेज एक यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल इससे कनेक्टेड है, एनोड से, है ना, इसको एनोड बोलेंगे हम लोग, और ये नेगेटिव टर्मिनल इससे कनेक्टेड है। लेकिन इन दोनों के बीच में ऐसा कोई फिजिकल कनेक्शन है नहीं। तो ये जो वोल्टेज है वो यहाँ पे क्या करेगा, ऐसा एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा। इसका वोल्टेज हम लोग जितना ज्यादा बढ़ाएंगे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ज्यादा स्ट्रांग होगा। तो अभी इस वोल्टेज का काम क्या है और इस वोल्टेज का काम क्या है। ये जो वोल्टेज है वो इस फिलामेंट में करंट फ्लो करेगा, और ये जो फिलामेंट है असल में ये क्या है, इलेक्ट्रॉन गन है। इलेक्ट्रॉन गन क्या होता है कि जब हम लोग उससे करंट पास कराते हैं तो वहां से ऐसे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है ना। जैसे कि यहाँ से अगर करंट पास करेगा तो इसके थ्रू क्या होगा, ऐसे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। यही इलेक्ट्रॉन गन है। तो ये वोल्टेज क्या करेगी, ऐसे इलेक्ट्रॉन गन में ये करंट सप्लाई कर रही है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। और ये वाला वोल्टेज क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा
और यही इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा कि यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहा है उसको पे फोर्स किधर लगाएगा। जैसे देखिए अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और ये इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज पे फोर्स किधर लगेगा, इधर फोर्स लगेगा, कितना, E इंटू ई। तो ये जो वोल्टेज है यहाँ से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट कराती है, यानी कि उसको मेटेलिक टारगेट की तरफ खींचती है, तो इसलिए इसको एक्सेलरेटिंग वोल्टेज का नाम दिया गया है। और इसको ये इलेक्ट्रॉन गन वोल्टेज है, फिलामेंट वोल्टेज है। अब यहाँ पे देखिए एक और ये डिवाइस लगा हुआ है कॉलीमेटर। ये कॉलीमेटर क्या करती है कि इलेक्ट्रॉन गन से जो भी इलेक्ट्रॉन बाहर निकला तो उसको बीम शेप में लाने के लिए कॉलीमेटर काम करती है। अब यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा वो तो कैसे भी बाहर निकल सकता है, कि ये जो फिलामेंट है यहाँ से इलेक्ट्रॉन कैसे भी बाहर निकल सकता है, लेकिन हमें जरूरत पड़ता है कि एक ऐसा इलेक्ट्रॉन का बीम बने और वो मेटेलिक टारगेट को हिट करे, तो ये वहां पे क्या करता है, ऐसा कॉलीमेटर से पास करवाती है। तो कॉलीमेटर का काम है कि इलेक्ट्रॉन गन से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स को एक ऐसा बीम शेप प्रोवाइड करे। अब यहाँ से जो भी इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगी बीम शेप, ये वोल्टेज क्या करेगा, इसको एक्सेलरेट कराएगा। तो आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि इफ एनी चार्ज Q is accelerated, if any charge Q is accelerated by voltage V, then energy acquired by charge कितना हो जाता है, ये हो जाता है Q इंटू V। किस फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, यानी कितना, हाफ m v स्क्वायर। मतलब कि अगर सपोज कीजिए कि इसका वोल्टेज V है, इसका वोल्टेज V है और इधर से कोई इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से यहाँ पे पहुंचेगा तो वो V पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट हुआ है, तो उस इलेक्ट्रॉन के पास जब यहाँ पे टारगेट को हिट करेगा, तो जस्ट टारगेट को हिट करने के पहले कितना एनर्जी होगा इलेक्ट्रॉन के पास, इलेक्ट्रॉन का एनर्जी हो जाएगा एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन हिटिंग द टारगेट मटेरियल, ये ना टारगेट मेटल, ये हो जाएगा E इंटू V। ये पढ़ा ना हम लोगों ने कि अगर कोई भी चार्ज को V पोटेंशियल से एक्सेलरेट कराते हैं तो वो इतना एनर्जी एक्वायर कर लेता है। किस फॉर्म में एनर्जी एक्वायर कर लेता है, काइनेटिक एनर्जी में एक्वायर कर लेता है। तो वही बात है, जब यहाँ से यहाँ पे आया इलेक्ट्रॉन तो V वोल्टेज से एक्सेलरेट हुआ है, तो V वोल्टेज से एक्सेलरेट हुआ है तो क्या करेगा, इतना एनर्जी एक्वायर कर लेगा वो इसको हिट करने के पहले, ठीक है। और यही एनर्जी जब हिट करेगा इलेक्ट्रॉन तो अपना एनर्जी लूज करेगा और वो किस में कन्वर्ट होगा, एक्सरे में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पे और भी सेटअप है, इसको देख लेते हैं। तो ये इसने क्या किया, इसने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस किया और इसने क्या किया, और ये कैलकुलेटर ने उसको बीम बना दिया, और इस वोल्टेज ने क्या किया, उस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी प्रोवाइड किया और वो एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन क्या किया, इससे हिट किया। तो अब मैंने क्या बताया था कि एक्सरे का प्रोड्यूसर जब हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन, हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन मेटेलिक टारगेट को हिट करता है तब, तो इसलिए क्या क्या है, हाई एनर्जेटिक बनाने के लिए जो यहाँ पे वोल्टेज लगाया गया है वो लगभग किलो वोल्ट में रहता है, वेरी हाई वोल्टेज। ज्यादा वोल्टेज रहेगा तभी ना ईवी, ये बहुत ज्यादा एनर्जी आएगा तो ही इसको ऐसा हिट कर सकता है और वहां से एक्सरे निकलेगा। चलते इसको हाई लगाया जाता है। और ये फिलामेंट वोल्टेज है, इसका 10 वोल्ट 15 वोल्ट 20 वोल्ट जैसा रिक्वायरमेंट होता है उसके हिसाब से लगेगा। तो अब जैसे कि अपने पास सवाल ये है कि इस वोल्टेज का यहाँ पे अपने पास दो काम है। क्या काम है कि देखिए, एक तो ये वोल्टेज यहाँ पे ऐसे कनेक्टेड होगा तो इस इलेक्ट्रॉन गन में करंट जाएगा और यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। अब यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है वो इलेक्ट्रॉन का इंटेंसिटी कितना होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन गन से इस फिलामेंट से बाहर निकलने वाला इलेक्ट्रॉन गन का इंटेंसिटी कितना चाहिए, वो कंट्रोल करेगा ये वाला वोल्टेज। अगर हम यहाँ पे वोल्टेज बढ़ाएंगे तो यहाँ पे जब हम लोग वोल्टेज बढ़ाएंगे तो यहाँ से जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो ज्यादा निकलेगा, यानी कि जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा निकलेगा तो यानी कि इधर जो बीम तैयार होगा उसका इंटेंसिटी ज्यादा होगा। मतलब कि ये जो फिलामेंट वोल्टेज है, फिलामेंट वोल्टेज का यूज क्या है, एक तो यूज है टू यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करना, टू प्रोड्यूस द इलेक्ट्रॉन इन फिलामेंट या इलेक्ट्रॉन गन,
और दूसरा, इस फिलामेंट वोल्टेज को हम लोग जब वैरी करेंगे तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन बीम है उसका इंटेंसिटी क्या होगा, चेंज होगा, यानी कि चेंजिंग द फिलामेंट वोल्टेज चेंजेस द intensity of hitting electrons, ऐसा है। तो मतलब कि जब हमने इसका वोल्टेज बढ़ा दिया तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा बढ़ गया, मतलब इंटेंसिटी ज्यादा बढ़ गया, तो इंटेंसिटी ज्यादा बढ़ गया तो यानी कि ज्यादा इलेक्ट्रॉन इससे हिट करेगा, और जब ज्यादा इलेक्ट्रॉन इसको हिट करेगा तो यहाँ से एक्सरे भी ज्यादा प्रोड्यूस होगा। मतलब इनडायरेक्टली क्या है, इनडायरेक्टली है कि अगर हमको एक्सरे का इंटेंसिटी बढ़ाना है, तो हम लोग को इस वोल्टेज को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है वही एक्सरे प्रोड्यूस कर रहा है। तो जब ज्यादा इलेक्ट्रॉन हिट करेगा तो ज्यादा एक्सरे निकलेगा, है ना। तो अगर हमें एक्सरे का इंटेंसिटी बढ़ाना है तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन आ रही है उसका इंटेंसिटी बढ़ाना है, मतलब कि इंटेंसिटी हम लोग एक्सरे का चेंज कर सकते हैं इस वोल्टेज को चेंज करके, ठीक। अब दूसरी बात, ये जो एक्सरे निकल रहा है, इस एक्सरे का एनर्जी, अगर हमको इस एक्सरे का एनर्जी चेंज करना है, अभी मैंने क्या बोला कि जो एक्सरे है वो 0.1 एंगस्ट्रम से 100 एंगस्ट्रम तक इसका वेवलेंथ है। तो जो हायर फ्रीक्वेंसी उसको हार्ड एक्सरे कहते हैं, जो लोअर फ्रीक्वेंसी उसको सॉफ्ट एक्सरे कहते हैं। यानी कि हमने एक्सरे का भी जरूरत के अकॉर्डिंग एनर्जी कम ज्यादा होना चाहिए, पेनेट्रेटिंग पावर कम ज्यादा होना चाहिए। तो इधर का जो वोल्टेज है वो तो इंटेंसिटी वैरी करेगा, मेजॉरिटी ये वाला वोल्टेज इसका इंटेंसिटी वैरी करेगा। अगर हमको एक्सरे का एनर्जी कम और ज्यादा करना है तो क्या करेगा, तो ये जो एक्सरे का एनर्जी है वो डिपेंड करेगा कि कितने एनर्जी से इलेक्ट्रॉन मेटेलिक टारगेट को हिट कर रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा एनर्जी के साथ मेटेलिक टारगेट को हिट करेगा तो क्या होगा, ज्यादा एनर्जी का एक्सरे बाहर निकलेगा, और अगर इलेक्ट्रॉन कम एनर्जी के साथ मेटेलिक टारगेट को हिट करेगा तो कम एनर्जी का एक्सरे बाहर निकलेगा। तो अगर हम चाहते हैं कि इस एक्सरे का एनर्जी वैरी करें तो उसके लिए ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स का एनर्जी वैरी करना पड़ेगा, और उस इलेक्ट्रॉन्स का एनर्जी कहां से वैरी होगा, यहां से वैरी करेंगे। मतलब कि दिस वोल्टेज विल मेंटेन द एनर्जी ऑफ द एक्सरे and this voltage will maintain the intensity of the X-ray। ये एक बात अपने को ध्यान में रखना है। मतलब यहाँ पे अगर हायर वोल्टेज लगाएंगे तो जो एक्सरे बाहर निकलेगा वो हार्ड एक्सरे बाहर निकलेगा, यानी कि शॉर्टर वेवलेंथ, ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाला, ज्यादा पेनेट्रेटिंग पावर। और यहाँ पे अगर हम लोग क्या करेंगे, वोल्टेज वैरी करेंगे तो इंटेंसिटी बढ़ जाएगा, मतलब कि ज्यादा एक्सरे निकलेगा। तो इंटेंसिटी क्या होता है, एनर्जी क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम थ्रू अ गिवन क्रॉस सेक्शन एरिया, है ना। और एनर्जी का, इंटेंसिटी का मतलब होता है कि कितना अमाउंट है, और एनर्जी का मतलब होता है कि इंडिविजुअल के पास कितना एनर्जी है। तो इंटेंसिटी वैरी कर दिया तो एनर्जी वैरी कर दिया, ऐसा कोई बात नहीं है। मैंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आप लोगों को डिटेल में पढ़ाया भी है। तो इन दोनों वोल्टेज का काम समझ में आया, ठीक। अब जरा देखिए कि इधर से जो इलेक्ट्रॉन आकर के इसको हिट करता है, इधर से आकर के जो इसको इलेक्ट्रॉन हिट करेगा वो सारा का सारा इलेक्ट्रॉन एक्सरे में कन्वर्ट नहीं हो जाता है। जैसे कि मैंने आपको क्या बोला था कि जो फोटोन्स आती है, फोटोन्स मेटेलिक टारगेट को हिट करती है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, तो पूरा का पूरा फोटोन ही फोटो इलेक्ट्रिक करंट दे देगा, ऐसा कोई बात नहीं है। तो वही चीज है कि इधर से जितने भी इलेक्ट्रॉन्स आ रही है वो पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन एक्सरे में कन्वर्ट नहीं होता है। लगभग 1%, यानी कि लगभग 1% एनर्जी जो है वही एक्सरे में कन्वर्ट होता है। जैसे कहने का मतलब कि सपोज कीजिए कि इधर से हमारे पास ऐसे सपोज करो कि 100 यूनिट एनर्जी आया है इलेक्ट्रॉन के थ्रू। मान लीजिए इधर से 100 यूनिट एनर्जी आया है इलेक्ट्रॉन के थ्रू, तो उसका लगभग 1% एनर्जी एक्सरे में कन्वर्ट होगा, है ना। मतलब कि इलेक्ट्रॉन का लगभग 1% एनर्जी ही ऐसे एक्सरे में कन्वर्ट होता है, बाकी एनर्जी क्या है वो ऐसा हीट में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब ये भी एक अपने पास इंपॉर्टेंट बात है कि about 1% energy of heating electron
हीटिंग इलेक्ट्रॉन convert into X-ray and rest energy is converted into heat। जितना इलेक्ट्रॉन आ रहा है लगभग उसका 1% एक्सरे में कन्वर्ट होगा, बाकी किसमें क्या हो जाएगा, ऐसा हीट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हीट में कन्वर्ट हो जाता है तो देखा जाए कि जितना भी एनर्जी सप्लाई किया जा रहा है उसका एक मैक्सिमम पार्ट, बहुत बड़ा पार्ट हीट में कन्वर्ट हो रहा है। तो हीट में कन्वर्ट हो रहा है तो क्या होगा, ये जो मेटेलिक टारगेट है ये बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा। तो ये बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा, यानी कि हमें ऐसा मेटेलिक टारगेट यूज करना चाहिए जिसका मेल्टिंग पॉइंट हाई हो। अगर लो मेल्टिंग पॉइंट का हम लोग मेटेलिक टारगेट यूज करेंगे तो बहुत ज्यादा गर्म होकर के पिघल सकता है, फिर ये क्या हो जाएगा, अपना ये ऑपरेटर जो है वो खराब हो जाएगा, किसी काम का नहीं रहेगा। इसलिए जो मेटेलिक टारगेट यूज किया जाता है ये वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि मोलिब्डेनम हो गया, टंगस्टन हो गया, इसको हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं मेटेलिक टारगेट के रूप में। अब इसको जनरली क्या होता है कि ऐसा शेप दिया जाता है, मतलब कि देखिए यहाँ पे ऐसे क्रॉस शेप दिया हुआ है, बिल्कुल ऐसे नहीं रखे। क्यों? ऐसा देने से क्या होगा कि ऐसे टकराएगा तो फिर क्या होगा कि जो एक्सरे है वो इस तरीके से बाहर निकल, उसका बाहर निकलने के लिए मैकेनिज्म को, यानी कि एक्सरे को हमें किस डायरेक्शन में लेना है, किधर बाहर निकालना है, उस मैकेनिज्म के लिए यहाँ पे कुछ इस शेप का दिया रहता है। अब यहाँ देखिए जो मेटेलिक टारगेट है इससे कॉपर ब्लॉक और कॉपर रॉड कनेक्टेड है। ये किस लिए कनेक्टेड है, ये एक्चुअली क्या करती है, हीट सिंक का काम करती है कि जो मेटेलिक टारगेट बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा तो इससे कनेक्टेड है ये कॉपर ब्लॉक और कॉपर रॉड, तो ये हीट इसमें ट्रांसफर हो जाएगा। अब ये हीट इधर ट्रांसफर हो गया तो ये भी गर्म हो जाएगा। तो क्या करते हैं कि इसको ठंडा करने के लिए ये जो सेटअप है इसके चारों तरफ ऐसा कूलेंट फ्लो कराया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल वाटर फ्लो कराया जाएगा, यानी इसके चारों तरफ ऐसे वाटर फ्लो कराया जाएगा। तो क्या होगा कि जब ये गर्म होगा तो वाटर गर्म होगा और वो इसका हीट एब्जॉर्ब करता चला जाएगा वाटर। तो यानी कि इससे क्या होगा, मेटेलिक टारगेट को ठंडा होगा। नहीं तो अगर इसको ठंडा करने का मैकेनिज्म नहीं देंगे तो फिर ये क्या हो सकता है, सिस्टम फेल भी हो सकता है। तो ये सिस्टम किस लिए रहता है, कॉपर ब्लॉक और कॉपर रॉड इस मेटेलिक टारगेट को कूल करने के लिए। तो जब ये गर्म होगा तो ये सारे गर्म हो जाएंगे और इसके चारों तरफ ऐसा क्या होता है कि कूलेंट को फ्लो कराया जाता है। तो कूलेंट फ्लो होगा तो कूलेंट क्या करेगा, इसका हीट एब्जॉर्ब कर लेगा तो ये फिर ठंडा होगा। तो ये सेटअप है कॉलेज ट्यूब का। ये एक रफ डायग्राम है और भी बहुत सारे कुछ होते हैं लेकिन हमें इतना ही पढ़ना है। तो आप बस ध्यान दीजिए कि यहाँ पे अपने पास दो है इंपॉर्टेंट वोल्टेज, एक फिलामेंट वोल्टेज है और एक एक्सेलरेटिंग वोल्टेज है। तो ये जो एक्सेलरेटिंग वोल्टेज है ये क्या करेगा, एक्सरे का एनर्जी कंट्रोल करेगा। ज्यादा एनर्जी का एक्सरे चाहिए तो ज्यादा वोल्टेज, कम एनर्जी का एक्सरे चाहिए तो कम वोल्टेज। और ये क्या करेगा, फिलामेंट वोल्टेज, ये इंटेंसिटी कंट्रोल करेगा। अगर ज्यादा इंटेंसिटी चाहिए तो ज्यादा वोल्टेज यहाँ पे और कम इंटेंसिटी चाहिए तो कम वोल्टेज। और फिर यहाँ से जो एक्सरे प्रोड्यूस हुआ उसका अपना जो रिक्वायर्ड पर्पस है उसके लिए हम लोग वहां पे कर देंगे यूज। ठीक, तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एक्सरे। तो यहाँ पे भी आप देखिए जो मेटेलिक टारगेट है हिट कर रहा है इलेक्ट्रॉन, ऐसे एक्सरे बाहर निकल रहा है, तो ये रिवर्स प्रोसेस ही है ना। लेकिन बस क्या है कि यहाँ पे जो एक्सरे कन्वर्ट होता है वो बहुत 1% ही द टोटल एनर्जी, यानी कि बहुत सारा जो मेजॉरिटी एनर्जी है वो हीट में लॉस हो जाता है, केवल कुछ एनर्जी ही एक्सरे में कन्वर्ट हो पाता है। ठीक, ओके। तो अभी आगे हम लोग देखते हैं जरा, वो मैंने बताया था कि दो टाइप है एक्सरे के, कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे एंड कंटिन्यूअस एक्सरे। तो हम लोग अभी आगे उस चीज को डिस्कस कर लेते हैं। तभी हमने पढ़ा कि दो टाइप का एक्सरे होता है, कंटिन्यूअस एक्सरे होता है और दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे होता है। तो जरा देखते हैं कि कंटिन्यूअस एक्सरे होता क्या है। अभी जैसे कि सपोज कीजिए कि हमारे पास कोई ये एक्सेलरेटिंग वोल्टेज लगा करके इलेक्ट्रॉन को ऐसे एनर्जी दे दिया। अब ये इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी आ गया, ये क्या है, सपोज करो कि मान लीजिए हमने ऐसे ले लेते हैं, ये सपोज कीजिए टारगेट मेटल है। अब ये टारगेट मेटल के साथ ये इलेक्ट्रॉन ऐसे हिट करने जा रहा है। अब जरा देखिए जो टारगेट मेटल है इसको हमने ऐसे एटॉमिक लेवल पे लिया है कि मान लीजिए टारगेट मेटल है, टारगेट मेटल में ये टारगेट मेटल का ये एटॉमिक है, एटम है, यहाँ पे न्यूक्लियस है और इसके चारों तरफ ऐसे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। तो अब जब ये इलेक्ट्रॉन
इस टारगेट मेटल की तरफ जाएगा, यानी उसको हिट करेगा, तो दो पॉसिबिलिटी है। एक पॉसिबिलिटी ऐसा है कि ये इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएगा और ऐसे ये गैप के थ्रू पास हो करके बाहर आ जाएगा, है ना। दो पॉसिबिलिटी है कि ये सफेद कीजिए कि टारगेट मेटल का एटम है, ये इलेक्ट्रॉन आगे गया, तो ये इलेक्ट्रॉन जब ऐसे टारगेट मेटल को हिट करेगा, तो टारगेट मेटल को हिट करेगा तो इलेक्ट्रॉन ऐसा भी हो सकता है कि उसके एटम में एंट्री करे, टारगेट मेटल के एटम में इलेक्ट्रॉन एंट्री करे और बिना किसी से टकराए, बस क्या हो कि अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ चार्जेस, बिना किसी से टकराए, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ चार्जेस प्रेजेंट इन दिस एटम, ये क्या हो जाए, ऐसे डेविएट होकर के निकल जाए। ये पॉसिबिलिटी हो सकता है। दूसरा पॉसिबिलिटी हो सकता है कि ये जो एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन है, जब ये ऐसे टारगेट मेटल में एंट्री करे तो उस टारगेट मेटल के एटम के किसी इलेक्ट्रॉन के साथ टकरा जाएगा और टकरा करके उसको इजेक्ट कर देगा, है ना। दो पॉसिबिलिटी है। एक पॉसिबिलिटी है कि जब हमारे पास एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो टारगेट में एंट्री किया तो बिना टकराए किसी से ये ऐसे बाहर निकल जाए, बिना टकराए बाहर निकल जाए यानी कि किसी भी जो अपने पास सब एटॉमिक पार्टिकल है उसके साथ ये कोलाइड ना करे, बस क्या हो कि ये अंदर जाए और इस एटम में या इसके सराउंडिंग्स में जितने जो चार्जेज हैं उस चार्ज का बस इस पे इन्फ्लुएंस लगे, फिजिकली किसी के साथ ये टक्कर ना खाए और इस तरीके से बाहर निकले। दूसरा तरीका है कि ये दूसरे इलेक्ट्रॉन को हिट करे, जो टारगेट मेटल है उसमें किसी इलेक्ट्रॉन को हिट करे और उसको क्या कर दे, इजेक्ट कर दे। ऐसा दो पॉसिबिलिटी है। तो अब जरा देखिए कंटिन्यूअस एक्सरे में क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन ऐसे आगे गया, इस टारगेट मेटल में एंटर किया, तो अब इस इलेक्ट्रॉन पे इस टारगेट एटम में जो चार्जेज हैं, जैसे कि हम तो एक एटम पे ले रहे हैं, वहां पे तो आसपास में ऐसे बहुत सारे एटम्स हैं, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स ऐसे अंदर जाएगा, टारगेट मेटल में एंट्री करेगा, तो वहां पे न्यूक्लियस है, पॉजिटिव चार्ज है, इसके चारों तरफ ऐसे इलेक्ट्रॉन्स है, यानी कि इस इलेक्ट्रॉन पे ऐसे बहुत सारे चार्ज का इन्फ्लुएंस आना शुरू होगा, यानी कि अब इस एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन पे ऐसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। किसकी वजह से, जो टारगेट मेटल में जो हमारे पास चार्जेज है उसकी वजह से इस पे फोर्स लगेगा। तो इसकी वजह से इस पे फोर्स लगेगा तो इसका मतलब क्या होगा, इसमें एक्सेलरेशन आएगा। तो एक्सेलरेशन का मतलब ये नहीं कि हमेशा इसका वोल्टेज ये है, एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन भी हो सकता है। मतलब कि जब ये इलेक्ट्रॉन ऐसे इंटर किया, तो जब ये इंटर करेगा तो इस पे क्या होगा, टारगेट मेटल में जो चार्जेज हैं इलेक्ट्रॉन्स का, प्रोटॉन्स का, उसकी वजह से इस पे फोर्स लगेगा। तो इससे फोर्स लगेगा तो ये एक्सेलरेट करेगा, है ना। तो जो एक्सेलरेटिंग चार्ज है वो क्या प्रोड्यूस करता है, रेडिएशन प्रोड्यूस करता है। तो यानी कि एक्सेलरेशन होने की वजह से या फिर रिटार्डेशन होने की वजह से ये क्या करेगा, एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। किस फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। तो वो जो रेडिएशन का एनर्जी आएगा वो किसके बराबर एनर्जी आएगा, कि जितना एनर्जी इसने लूज कर दिया। जैसे कि सपोज कीजिए कि जब ये ऐसे एंट्री कर रहा था इसके पास एनर्जी था E1। अब ये E1 एनर्जी से इंटर किया, किसी के साथ फिजिकली नहीं टकराया, लेकिन यहाँ पे जो इस टारगेट मेटल में जो चार्जेस थे, न्यूक्लियस के पास चार्ज था, इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज था, उसकी वजह से इस पे फोर्स लगा, एक्सेलरेशन हुआ, रिटार्डेशन हुआ, और सपोज करो कि इसका जो फाइनल एनर्जी बच गया ये E2 बच गया, है ना। तो अब ये जो E2 आ गया तो एनर्जी लॉस हुआ। तो जो लॉस इन एनर्जी हुआ, ये जो लॉस इन एनर्जी आया, यही लॉस इन एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेडिएशन में कन्वर्ट हो जाएगा। और किस रेडिएशन में कन्वर्ट हो जाएगा, वो एक्सरे में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो लॉस इन एनर्जी आ गया, ये कितना आ गया, E2 माइनस E1, और यही E2 माइनस E1 किस में चला जाएगा, एनर्जी ऑफ एक्सरे में चला जाएगा। तो इस टाइप से जो एक्सरे प्रोड्यूस हो, यानी एक्सरे प्रोड्यूस्ड बाय द एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स, इसकी वजह से जो एक्सरे प्रोड्यूस होगा वो हमारा कहलाएगा कंटिन्यूअस एक्सरे। फिर से समझते हैं कि सपोज कीजिए हमारे पास मेटेलिक टारगेट है, इस मेटेलिक टारगेट का हमने एक ऐसा एटम ले लिया। अब इस एटम में, इस मेटेलिक टारगेट पे जब ये इलेक्ट्रॉन हिट करेगा तो दो पॉसिबिलिटी है। एक पॉसिबिलिटी है कि किसी इलेक्ट्रॉन को हिट कर दे, उसको इजेक्ट करा दे और अपना एनर्जी लूज कर जाए।
दूसरा पॉसिबिलिटी है कि ये क्या करे, ये ऐसे बिना किसी इलेक्ट्रॉन को हिट करे ऐसे एटम से होकर के ऐसे बाहर निकल जाए। तो जब ये ऐसे एटम से पास करेगा तो इस इलेक्ट्रॉन पे जो अदर चार्जेज हैं टारगेट मेटल का, उसकी वजह से इस पे इन्फ्लुएंस आएगा, यानी इसमें एक्सेलरेशन आएगा, रिटार्डेशन भी आ सकता है कि नहीं, यानी कि रिटार्ड भी कर सकता है। ऑब्वियसली रिटार्डेशन ही करेगा ये, जब ये इलेक्ट्रॉन इसमें एंट्री मारेगा तो इसमें रिटार्डेशन प्रोड्यूस होगा। तो मान लो कि इसमें किसी के साथ फिजिकली टकराया नहीं, रिटार्डेशन प्रोड्यूस होने की वजह से ये क्या हो गया, ऐसे बाहर निकल गया। तो अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा है, मैक्सवेल में क्या पढ़ा था, मैक्सवेल का थ्योरी की जो भी अपने पास एक्सेलरेटिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक्सेलरेटिंग इलेक्ट्रॉन्स रेडिएशन प्रोड्यूस करता है। तो जब इस तरीके से इलेक्ट्रॉन ऐसे रिटार्ड होकर के बाहर निकल जाएगा, यानी कि ये जब भी ऐसे मेटेलिक टारगेट में जितनी देर तक रहेगा इसके पास क्या है, रिटार्डेशन है, तो क्या होगा कि ये इससे रेडिएशन बाहर निकलेगा। तो अब ये जो रेडिएशन बाहर निकलेगा उस रेडिएशन का एनर्जी कितना होगा। तो सपोज कीजिए कि ये E1 से एंट्री किया और ऐसे E2 से बाहर निकला है, तो जब ये E2 से बाहर निकलेगा तो इसका जो एनर्जी का डिफरेंस आ जाएगा, लॉस इन एनर्जी, सॉरी E1 माइनस E2 लिखना चाहिए, कि जो इतने का एनर्जी लॉस हुआ वही एनर्जी किस में चला गया, एक्सरे में चला गया। तो इस टाइप से जो एक्सरे प्रोड्यूस होता है उसको हम लोग कहते हैं कंटिन्यूअस एक्सरे। तो ये जो कंटिन्यूअस एक्सरे है इट ओनली, ये जो डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है हमारे पास कि एक्सेलरेटिंग वोल्टेज कितना है, यानी कि कंटिन्यूअस एक्सरे डिपेंड्स ऑन एक्सेलरेटिंग वोल्टेज। मेजॉरिटी जो कंटिन्यूअस एक्सरे है वो मेजॉरिटी एक्सेलरेटिंग वोल्टेज पे डिपेंड करता है। मतलब कि यहाँ पे आप कोई सा भी रख दो, टंगस्टन रख दो या मोलिब्डेनम रख दो, कोई सा भी मेटेलिक टारगेट रख दो, जो कंटिन्यूअस है वो टंगस्टन और मोलिब्डेनम में लगभग एक जैसा आएगा। क्यों? क्योंकि वहां पे बस, और अगर हमने एक्सेलरेटिंग वोल्टेज सेम रखा है, एक्सेलरेटिंग वोल्टेज सेम रखा है, तो यहाँ पे टंगस्टन का आप टारगेट रखो या फिर मोलिब्डेनम का टारगेट रखो, तो इस तरीके से जो कंटिन्यूअस एक्सरे आएगा वो लगभग दोनों में सेम आएगा। क्यों? क्योंकि वहां पे केवल क्या कर रहा है इस सिचुएशन में, इलेक्ट्रॉन बस अपना एनर्जी लूज कर रहा है ड्यू टू रिटार्डेशन, और एनर्जी लूज कर रहा है, और वही एनर्जी लूज किस में कन्वर्ट हो रहा है, वो एक्सरे में कन्वर्ट हो रहा है। तो इस टाइप के एक्सरे को हम लोग कंटिन्यूअस एक्सरे कहते हैं। अब ये जरा कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे की बात करें तो इधर से हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉन आया, एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन, ये एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन इस टारगेट मेटल के किसी इलेक्ट्रॉन के साथ हिट कर दिया। अब ये किसी इलेक्ट्रॉन के साथ हिट किया तो वो बहुत तरह, कोई भी इलेक्ट्रॉन हो सकता है, वो K सेल में हो सकता है, L सेल में हो सकता है, M सेल में हो सकता है। जैसे कि मान लेते हैं कि ये K सेल वाला इलेक्ट्रॉन है, ये L है, ये M है, ये N है, इसी तरीके से पढ़ा होगा आपने। अब इधर से कोई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन आया, वो टारगेट मेटल के किसी इलेक्ट्रॉन को हिट किया। अब वो टारगेट मेटल को हिट किया तो इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकल गया, ये अपना एनर्जी लूज कर दिया और इलेक्ट्रॉन को ऐसे इजेक्ट कर दिया। तो अब क्या हुआ कि जहां से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ है वहां पे एक ऐसा होल क्रिएट हो गया, है कि नहीं, वहां पे एक ऐसा होल क्रिएट हो गया। तो अब ये जो होल क्रिएट हो जाएगा, इस होल को भरने के लिए ऊपर में जो हायर एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन है हायर ऑर्बिट में, वहां से इलेक्ट्रॉन जंप मार करके आ सकता है। अब सपोज करो कि K से इलेक्ट्रॉन बाहर इजेक्ट हो गया, तो वहां पे जो होल क्रिएट हुआ उसको भरने के लिए L से इलेक्ट्रॉन बाहर आ सकता है, M से आ सकता है, N से भी आ सकता है, या फिर सपोज कीजिए कि इधर से इलेक्ट्रॉन जा रहा था, उसने L सेल वाले इलेक्ट्रॉन को हिट करके इजेक्ट कर दिया, तो यहाँ पे होल क्रिएट हो गया। अब इस होल को भरने के लिए ऐसे M से आ सकता है या फिर N से इलेक्ट्रॉन आएगा। तो मतलब कि जब एक ऑर्बिट में ऐसे होल क्रिएट होगा, इलेक्ट्रॉन के टकराने की वजह से इजेक्शन हो गया, वहां पे होल क्रिएट हो गया, तो उस होल को भरने के लिए हायर ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होगा। और जब हायर ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होगा, तो हम लोगों ने पढ़ा है एटॉमिक स्ट्रक्चर में, जब हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट पे इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करता है तो फोटॉन्स बाहर निकलता है। तो इस सिचुएशन में जो फोटॉन्स बाहर आएगा वही क्या कहलाएगा, कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे कहलाएगा। तो मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे कैसे प्रोड्यूस होगा, कैरेक्टरिस्टिक्स प्रोड्यूस होता है कि जब इधर से एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन क्या है, वो टारगेट मेटल के इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट कर दे, और उस होल को भरने के लिए हायर एनर्जी से इलेक्ट्रॉन जब जंप करेगा तो जो हमारे पास रेडिएशन प्रोड्यूस होगा दैट विल बी द कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे। और जब इलेक्ट्रॉन्स केवल अपने रिटार्डेशन की वजह से जो एनर्जी प्रोड्यूस हुआ, इसका जो एनर्जी लूज हुआ रिटार्डेशन की वजह से, वो जो एनर्जी आएगा एक्सरे में वही कहलाएगा कंटिन्यूअस एक्सरे।
तो अब जरा देखिए कि ये जो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे है, इट डिपेंड्स ऑन मेटेलिक टारगेट। ये मेटेलिक टारगेट पे डिपेंड करता है। क्यों मेटेलिक टारगेट पे डिपेंड करता है? अभी जैसे कि देखो, ये मान लो कि टंगस्टन का है या फिर हमने ऐसा मॉलिब्डेनम का लिया, तो जब हम लोग ऐसे अलग अलग मटेरियल लेंगे तो उनके जो ऑर्बिट का जो एनर्जी गैप होगा वो डिफरेंट होगा। टंगस्टन में के और एल का एनर्जी गैप डिफरेंट होगा, मॉलिब्डेनम में के और एल का एनर्जी गैप डिफरेंट होगा। उसी तरीके से दूसरे टारगेट मेटल का एनर्जी गैप डिफरेंट होगा। तो जब एनर्जी गैप डिफरेंट होगा तो जो ट्रांजिशन होगा तो अलग अलग एनर्जी का ट्रांजिशन होगा, तो वहां से अलग अलग टाइप का एक्सरे बाहर निकलेगा, है ना, अलग अलग टाइप का। तो उसको हम लोग बोलेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे। तो कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे डिपेंड करता है मेटेलिक टारगेट पे, और कंटिन्यूअस एक्सरे मेजॉरिटी डिपेंड करता है एक्सेलरेटिंग वोल्टेज कैसा है। ओके, तो ये हमारे पास एक मेन डिफरेंस है इन दोनों एक्सरे के बारे में। मामा, तो अभी हम लोग देखते हैं कंटिन्यूअस एक्सरे। मैंने कंटिन्यूअस एक्सरे में आप लोगों को क्या बताया था कि यहाँ पे जो एक्सरे प्रोड्यूस होता है वो इलेक्ट्रॉन के एक्सेलरेशन रिटार्डेशन से प्रोड्यूस होता है। कोई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन है, ये मेटेलिक टारगेट में ऐसे हिट किया, तो कोई जरूरी नहीं है कि ये इलेक्ट्रॉन से ही हिट करेगा। ये ऐसे गया, इंटर किया, और ये सपोज करो कि इस पे इस मेटेलिक टारगेट के जो एटम है उसकी वजह से इस पे सब इन्फ्लुएंस लगेगा, फोर्स लगेगा, तो इसमें रिटार्डेशन आ सकता है। और ये रिटार्डेशन होते गया तो सपोज कीजिए इनिशियल एनर्जी E1 था, फाइनल एनर्जी E2 आ गया, तो इसका जितना एनर्जी लॉस हुआ वही एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वही एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगा इसका एक्सरे में। तो एक्सरे कंटिन्यूअस एक्सरे कहलाएगा। तो अभी जो लॉस इन एनर्जी आया दैट इज कितना आ गया? E1 माइनस E2, और यही किस में कन्वर्ट होगा? यही कन्वर्ट होगा एक्सरे में, है ना। तो जो एक्सरे आया, तो अब उस एक्सरे का जो एनर्जी होता है किसी भी एक्सरे का, ये तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एनर्जी कितना होता है? hc/लैम्डा होता है, यही होता है, या फिर h इंटू फ्रीक्वेंसी। तो देयरफॉर ये जो एक्सरे निकल करके आएगा, इस एक्सरे का एनर्जी कितना आ जाएगा? hc/लैम्डा। दिस इज इक्वल टू कितना? E1 माइनस E2। तो देयरफॉर यहाँ से जो एक्सरे का वेवलेंथ आएगा, दिस इज इक्वल टू hc/E1 माइनस E2, यानी कि दैट इज hc/डेल्टा E। यानी कि इस तरीके से अपने पास प्रोड्यूस वेवलेंथ आएगा किसी भी एक्सरे का। किसमें? कंटिन्यूअस एक्सरे में। इलेक्ट्रॉन था, एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन, ये जो एक्सेलरेटिंग वोल्टेज है, ये हमारे पास फिलामेंट है, इलेक्ट्रॉन गन है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला, है ना, ये इलेक्ट्रॉन निकला। अब इस यहाँ से कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, कितना इंटेंसिटी होगा, ये किस पे डिपेंड करेगा? इस फिलामेंट वोल्टेज पे। हम लोग इसको इंक्रीज करेंगे तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन का इंटेंसिटी बढ़ेगा, और जब हम लोग इसको इंक्रीज करेंगे तो यहाँ से आने वाले इलेक्ट्रॉन का एनर्जी बढ़ेगा। तो यहाँ से जो एनर्जी आ जाएगा मैक्सिमम एनर्जी, यहाँ पे जो मैक्सिमम एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से निकल करके आएगा वो कितना हो जाएगा? दिस विल बी इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस कितना है यहाँ पे? V का, चार्ज E है, यह हो जाएगा E इंटू V, यह हो जाएगा मैक्सिमम एनर्जी। मतलब कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन एंट्री मारेगा, ये जो अपने पास टारगेट मेटल है, टारगेट मेटल में जो इलेक्ट्रॉन एंट्री मारेगा वो इतने एनर्जी से एंट्री मार सकता है। अब बाहर निकलेगा तो ये E2 आया। अब ये E2 कुछ भी हो सकता है। अब हमारे पास यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी है कि ये जो E2 है ये E2 जीरो भी हो जाए। मतलब कि जब ये इलेक्ट्रॉन इस मेटेलिक टारगेट से क्रॉस करे, तो क्रॉस होने के बाद ये जो फाइनल एनर्जी होगा, ये जो E2 जो आया फाइनल एनर्जी, ये जो आया फाइनल एनर्जी, ये क्या हो सकता है? इट कैन बी एनी वैल्यू फ्रॉम 0 to E1। मतलब 0 से लेकर के E1 तक कुछ भी वैल्यू हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि हो सके ये जब इलेक्ट्रॉन ऐसे टारगेट मेटल में इंटर किया तो जब बाहर निकला तो इसके पास कोई एनर्जी ना हो, यानी ये पूरा एनर्जी लॉस हो गया। तो यहाँ पे डेल्टा E कितना आ गया? जितना पहले से एनर्जी था EV के बराबर। अब हो सके ये जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकला इसका एनर्जी पहले वाले एनर्जी का आधा रहे, या फिर ये जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकला इसका एनर्जी हो सके पहले जितना ही रहे, बस थोड़ा सा कम हो। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है कि ये जो अपने पास
फाइनल एनर्जी है ये कुछ भी हो सकता है, 0 से लेकर के E1 तक कुछ भी हो सकता है। तो जब 0 से लेकर के E1 तक कुछ भी हो सकता है तो अपने पास डेल्टा E कितना आ जाएगा, डेल्टा E का रेंज कितना हो जाएगा, E1 माइनस E2, ये जो हमने लिखा डेल्टा E चेंज इन एनर्जी दिस इज इक्वल टू E1 माइनस E2। अब मैंने बोला कि जो E2 का वैल्यू है ये 0 भी हो सकता है और E1 भी हो सकता है। तो इसका मतलब कि देयरफॉर रेंज ऑफ लॉस इन एनर्जी इज फ्रॉम E1 टू 0। अब जैसे कि सपोज कीजिए कि E2 0 हो गया तो लॉस इन एनर्जी कितना आ गया, लॉस इन एनर्जी कुछ भी नहीं आया, E1 रह गया, है कि नहीं। अभी जैसे हमने डेल्टा E निकाला E1 माइनस E2। अब जरा सपोज कीजिए कि ये जो E2 है ये कितना भी एनर्जी लॉस कर सकता है, इनिशियल एनर्जी कितना है, EV के बराबर है। ऐसे इलेक्ट्रॉन अंदर गया मेटेलिक टारगेट में बिना किसी अदर इलेक्ट्रॉन वगैरह से टकराए, जिसमें रिटार्डेशन होकर के ऐसे बाहर निकला। तो जब ये ऐसे रिटार्डेशन होकर के बाहर निकला तो अब इस E2 का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है। अब जैसे कि होते कोई दूर से निकलेगा तो उसका एनर्जी का लॉस कम आएगा, कोई नजदीक से जाएगा तो उसका एनर्जी का लॉस ज्यादा आएगा, कोई बहुत दूर से जाएगा, है ना। तो वो डिपेंड करेगा कि भाई इस इलेक्ट्रॉन का इस टारगेट मेटल का जो एटम्स है उसके साथ कितना इंटरेक्शन हुआ है, कैसा इंटरेक्शन हुआ है, उसके अकॉर्डिंग इसमें एक्सेलरेशन रिटार्डेशन होगा और उसके अकॉर्डिंग ये एनर्जी लॉस करेगा। तो अभी जरा देखिए कि ये E2 फाइनल आया तो ये जो E2 हो सकता है 0 से लेकर के E1 तक कुछ भी हो सकता है, या तो पूरा का पूरा लॉस कर दे या फिर कुछ भी लॉस नहीं करे। तो यहाँ से तो जब E2 का वैल्यू मान लिया E1 के बराबर ही हो गया तो यानी कोई एनर्जी लॉस नहीं किया, तो डेल्टा E कितना हो गया, 0, है ना। डेल्टा E कितना हो जाएगा, 0, ठीक। मतलब कि ये E2 का वैल्यू है, अगर वो कुछ भी नहीं हुआ E1 ही रह गया तो चेंज कितना हो गया, 0 हो गया। अगर ये E2 0 हो गया तो चेंज एनर्जी कितना हो गया, E1 के बराबर हो गया। तो इसका मतलब कि ये जो डेल्टा E है ये डेल्टा E का वैल्यू, इस डेल्टा E का वैल्यू फ्रॉम कहां से कहां तक है, फ्रॉम 0 टू E1 तक एनी वैल्यू, यानी इस दिस डेल्टा E it can take any value from 0 to E1, यानी कि that is 0 to E into V, यानी कि इस डेल्टा E का वैल्यू 0 से लेकर के E into V यानी जो इनिशियल है वहां तक कुछ भी हो सकता है। तो अब हमारे पास ये जो लैम्डा है, लैम्डा इज इक्वल टू HC अपॉन डेल्टा E। तो डेल्टा E एक कुछ फिक्स वैल्यू तो नहीं है, ये 0 से लेकर के यहाँ तक कुछ भी हो सकता है। तो जब इसका वैल्यू चेंज होगा तो लैम्डा का वैल्यू चेंज होगा। तो इसका मतलब क्या पता चल रहा है कि जब डेल्टा E 0 हो गया तो लैम्डा कितना आ गया, HC/0 यानी कि इन्फिनिटी, है ना। और जब डेल्टा E आ गया हमारे पास किसके बराबर, EV के बराबर, तो अपने पास लैम्डा कितना हो जाएगा, HC/EV हो गया। तो अब यहाँ पे जरा ध्यान देखिए कि जो हमारे पास कंटिन्यूअस एक्सरे में जो वेव बाहर आएगा, उस कंटिन्यूअस एक्सरे में हमारे पास ये जो एक्सरे बाहर आया, इस एक्सरे का वेवलेंथ कहां से कहां तक हो सकता है, HC/EV से लेकर के इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकता है। मतलब कि यहाँ पे ऐसे वाइड वैरायटी ऑफ यहाँ पे ऐसे स्पेक्ट्रम बाहर आएगा, है ना। कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ से ऐसे बाहर निकला तो कोई एक पर्टिकुलर वेवलेंथ ही बाहर आएगा, बहुत कुछ भी हो सकता है। हो सके ये एक पहला इलेक्ट्रॉन था, पहला इलेक्ट्रॉन में मान लो कि एनर्जी लॉस हो गया, टोटल डेल्टा E हो गया E1 के बराबर। सपोज करो दूसरा इलेक्ट्रॉन था, उसमें एनर्जी लॉस हुआ E1/2 के बराबर। सपोज करो तीसरा था, तीसरे इलेक्ट्रॉन में एनर्जी लॉस हुआ 0। तो यानी कि ऐसे एक ही टाइम पे ऐसे बहुत तरह का वेव बाहर निकलेगा। और वही चीज ये इक्वेशन भी बता रहा है कि हमने जो चेंज इन एनर्जी आया, चेंज इन एनर्जी एक्सरे में कन्वर्ट हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कन्वर्ट हो गया। और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एनर्जी होता है वो कितना होता है, HC/λ, यानी ये हमने लिख दिया। तो दिस वुड बी चेंज इन एनर्जी, ऐसा डेल्टा E। अब ये डेल्टा E क्या होता है, कुछ भी हो सकता है। डेल्टा E का वैल्यू कहां से कहां तक जा सकता है, डेल्टा E1 माइनस E2 का वैल्यू इनिशियल के बराबर भी रह सकता है या फिर पूरा लॉस कर सकता है। इसलिए डेल्टा E का वैल्यू 0 से लेकर के E1 तक यानी 0 से लेकर के EV तक हुआ। तो 0 से लेकर के EV तक हुआ तो लैम्डा का वैल्यू कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी से लेकर के यहाँ तक। तो इसका मतलब हमें क्या पता चला कि देयरफॉर लैम्डा कैन बी फ्रॉम
लैम्डा कैन बी फ्रॉम hc/ev टू इंफिनिटी, यानी कि एक हमारे पास ऐसे बहुत तरह का कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम बाहर निकल करके आएगा जिसका वेवलेंथ ये हो जाएगा। तो इसमें मिनिमम वेवलेंथ कितना आया, ये कितना आ गया, मिनिमम वेवलेंथ, ये है मिनिमम वेवलेंथ ऑफ एक्सरे। मतलब कि मिनिमम वेवलेंथ कब आएगा एक्सरे का, जब जो इलेक्ट्रॉन है एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन है, जब एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन अपना पूरा का पूरा एनर्जी लॉस कर दे, जब एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन अपना पूरा का पूरा एनर्जी लॉस कर दे, तो वहां पे जो पूरा का पूरा एनर्जी लॉस हो गया उसके कोरस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ आएगा वो क्या आएगा, मिनिमम वेवलेंथ आएगा। और जब वेवलेंथ मिनिमम आया तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी क्या आया, मैक्सिमम। तो इसका मतलब क्या आया, एनर्जी क्या आया, मैक्सिमम। तो इसका मतलब कि मैक्सिमम एनर्जी ऑफ एक्सरे कितना होगा, मैक्सिमम एनर्जी ऑफ एक्सरे कितना होगा, मैक्सिमम एनर्जी ऑफ एक्सरे होगा किसके बराबर, ये जो एक्सेलरेटिंग इलेक्ट्रॉन्स है इसके मैक्सिमम एनर्जी के बराबर, है ना। और वहां से जब एनर्जी मैक्सिमम आएगा तो वेवलेंथ कितना आ जाएगा, मिनिमम। और मिनिमम वेवलेंथ हमने कितना निकाल दिया, hc/ev, यानी यहां से लेकर के यहां तक कुछ भी वेवलेंथ अपने पास आ सकता है। तो ये जो लैम्डा मिनिमम है इसी को कई बार हम लोग ऐसा थ्रेशोल्ड वेवलेंथ भी कहते हैं, मतलब कि इससे छोटा वेवलेंथ नहीं आएगा। तो ये वेवलेंथ किस पे डिपेंड कर रहा है, टोटली यहाँ पे ये जो वेवलेंथ डिपेंड कर रहा है वो टोटली डिपेंड कर रहा है इस एक्सेलरेटिंग वोल्टेज के कारण। अगर ये एक्सेलरेटिंग वोल्टेज हम लोग चेंज करेंगे तो ये जो लैम्डा मिनिमम है ये क्या होगा, चेंज होने लगेगा। तो ये बात ध्यान में रखने का, इसी को क्या बोला जाता है, कट ऑफ वेवलेंथ। मतलब कट ऑफ वेवलेंथ मतलब क्या, मैक्सिमम एनर्जी वाला, है ना एक्सरे। तो मैक्सिमम एनर्जी बोले तो एनर्जी मैक्सिमम मतलब किसी भी एक्सरे का मैक्सिमम एनर्जी कब क्या आएगा, जब लॉस इन एनर्जी मैक्सिमम होगा। और लॉस इन एनर्जी मैक्सिमम कब होगा, जब डेल्टा ई किसके बराबर हो जाएगा, E1 के बराबर, यानी कि फाइनल जीरो हो जाएगा। तो वहां से हमने क्या निकाल दिया, ये मिनिमम। तो एक बात यहाँ पे और हम लोग ध्यान रखेंगे, तो यानी कि यहाँ से मैक्सिमम एनर्जी ऑफ एक्सरे कितना आ जाएगा, यानी कि दिस इज मैक्सिमम एनर्जी ऑफ एक्सेलरेटिंग इलेक्ट्रॉन, यानी कि दिस इज E इंटू V। और जब एक्सरे का मैक्सिमम एनर्जी तो कितना, hc/लैम्डा मिनिमम। तो देयरफॉर लैम्डा मिनिमम कितना आ गया, hc/ev। तो इन इक्वेशन से ये जो हमारे पास कंटिन्यूअस एक्सरे आया, तो इन सारे इक्वेशन से हमें क्या आइडिया मिला कंटिन्यूअस एक्सरे के बारे में, कि कंटिन्यूअस एक्सरे में जो फोटोन्स जो बाहर निकलेंगे, जो रेडिएशन बाहर निकलेगा, उस रेडिएशन का एक मिनिमम वेवलेंथ होगा hc/ev के बराबर, और मैक्सिमम वेवलेंथ कहाँ तक जा सकता है, इन्फिनिटी तक जा सकता है। तो इसका मतलब कि अगर हम लोग यहाँ से निकलने वाले रेडिएशन का लैम्डा के रेस्पेक्ट में ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो लैम्डा कहाँ तक जाएगा, लैम्डा इन्फिनिटी तक जा सकता है। और कहाँ से स्टार्ट होगा लैम्डा, यहाँ से स्टार्ट होगा, ये बात ध्यान में रखने का, ठीक है। तो इसका ग्राफ अभी हम लोग आगे ड्रॉ करेंगे। तो ये जो प्रोसेस है कि इलेक्ट्रॉन इधर गया, अपना एनर्जी लूज किया और बाहर ऐसे आया, जिसकी वजह से हमारे पास एक कंटिन्यूअस मिला। इसको कंटिन्यूअस क्यों बोला जाता है, कंटिन्यूअस एक्सरे और कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे, इसको कंटिन्यूअस क्यों बोला गया, कंटिन्यूअस इसलिए बोला गया कि यहाँ जब इलेक्ट्रॉन ऐसे एंट्री कर रहा है तो ये इलेक्ट्रॉन अपना एनर्जी डेल्टा ई जो है ये 0 से लेकर के E1 तक कुछ भी हो सकता है। तो जब 0 से लेकर के E1 तक कुछ भी हो जाएगा, जब लैम्डा 0 हो गया तो एनर्जी डेल्टा ई 0 हो गया तो लैम्डा हो गया इन्फिनिटी, और जब इतना हुआ तो मैक्सिमम लॉस हुआ तो ये आया। मतलब कि इस वेवलेंथ से लेकर के इस वेवलेंथ तक कुछ भी इसमें प्रोड्यूस हो सकता है, यानी कि अपने पास एक कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम बाहर आएगा। इस वजह से इस प्रोसेस को बोला जाता है क्या, कंटिन्यूअस एक्सरे, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि जो कंटिन्यूअस एक्सरे है वो मेजॉरिटी किस पे डिपेंड करता है, वो मेजॉरिटी डिपेंड करता है कि एक्सेलरेटिंग वोल्टेज कैसा है, इस पे डिपेंड करेगा। हम लोग इसको चेंज करेंगे तो कंटिन्यूअस एक्सरे चेंज हो जाएगा, ठीक। लेकिन इससे जो कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे देखा था उसमें क्या था, कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे कि इलेक्ट्रॉन जाकर के किसी ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को हिट करता है, वहां पे वैकेंट स्पेस क्रिएट होता है, और उस वैकेंट स्पेस को फिलअप करने के लिए हायर ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करता है, तो फिर वहां से जो अपने पास रेडिएशन प्रोड्यूस होता है वो क्या कहलाता है, उसी को हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे कहते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे डिपेंड करता है
मेटेलिक टारगेट पे कि कौन सा मेटेलिक टारगेट है। क्योंकि जैसे देखिए, अगर सपोज करो हमने मोलिब्डेनम मेटेलिक टारगेट लिया या टंगस्टन मेटेलिक टारगेट लिया, तो अभी मान लो कि के का इलेक्ट्रॉन को हिट करके बाहर निकाल दिया, तो के का इलेक्ट्रॉन को हिट करके बाहर निकाल दिया, तो यहाँ पे एल से आ सकता है, एम से आ सकता है, कहीं से भी आ सकता है। तो जो टंगस्टन वाला एटम रहेगा उसमें एनर्जी लेवल डिफरेंट रहेगा, तो जो रेडिएशन बाहर आएगा उसका अलग एनर्जी आएगा। मोलिब्डेनम वाला रहेगा तो उसका एनर्जी डिफरेंस अलग है, तो वहां से जो रेडिएशन आएगा वो अलग आएगा। तो इसका मतलब क्या पता चल रहा है हम लोग को कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे है वो एक तरीके से हम लोग एटम का सिग्नेचर भी मान सकते हैं कि जो एटम है, मान लीजिए टंगस्टन है, तो टंगस्टन का जो कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे होगा वो हर सिचुएशन में सेम ही रहे। कहने का मतलब कि आप ये वोल्टेज कम करो या ज्यादा करो, अगर टंगस्टन है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकला है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप करके इस पे आएगा या फिर यहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप करके इस पे आएगा। जब जंप करके आएगा तो ये वोल्टेज कितना भी रहे, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ है तो जंप करेगा तो हमेशा जो रेडिएशन बाहर आएगा वो इसी एनर्जी लेवल के एनर्जी डिफरेंस के बाहर आएगा। तो क्या पता चल रहा है कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे है वो ज्यादातर केवल मेटेलिक टारगेट पे डिपेंड करता है। तो हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे को एक तरीके से उस एटम का सिग्नेचर भी मान सकते हैं, और इस चीज को यूज भी किया जाता है कि कौन सा एटम प्रेजेंट है उसको स्टडी करने के लिए। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं फिर। तो ये आप लोग याद रखिएगा किस तरीके से हम लोग एनर्जी डिराइव करते हैं कंटिन्यूअस एक्सरे में। अभी नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे। अभी पढ़ते हैं हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे। तो जरा देखिए, एक हमारे पास एक टर्म आता है ब्रेमस्लंग। ये ब्रेमस्लंग है क्या? ब्रेमस्लंग एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है ब्रेकिंग रेडिएशन। तो ये जो कंटिन्यूअस एक्सरे जिस प्रोसेस से प्रोड्यूस होता है, कंटिन्यूअस एक्सरे कैसे प्रोड्यूस हुआ? एक्सेलरेटिंग इलेक्ट्रॉन, एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन ऐसे मेटेलिक टारगेट में इंटर किया और वहां पे क्या हुआ, वो रिटार्डेशन एक्सेलरेशन की वजह से अपना एनर्जी लूज कर गया, और एनर्जी लूज कर गया तो जो लॉस इन एनर्जी है वही किस में कन्वर्ट हो गया? एक्सरे में। तो ये जो इफेक्ट है कि इलेक्ट्रॉन अपना एनर्जी लूज कर रहा है ओनली ड्यू टू रिटार्डेशन, और उसकी वजह से हमारे पास एक ऐसा रेडिएशन प्रोड्यूस हो रहा है, उसी फिनोमिना को ऐसा ब्रेमस्लंग कहा जाता है। तो अगर आपको कहीं पे ये मिले तो इसको कुछ डिफरेंट मत समझ लेना, ये कंटिन्यूअस एक्सरे जो प्रोड्यूस हो रहा है जिस फिनोमिना से, उसी को ये दूसरा नाम बोला गया है ब्रेमस्लंग। ठीक, ओके। अब जरा हम लोग देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे। तो कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे मैंने क्या बताया कि जब इलेक्ट्रॉन ऐसे मेटेलिक टारगेट को हिट करेगा और उसके ऑर्बिट में से किसी इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर दिया तो वहां पे वैकेंसी क्रिएट हो जाएगा। अब उस वैकेंसी को क्रिएट करने के लिए क्या करेगा? हायर ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करेगा। तो जब हायर ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करेगा तो आप लोगों ने पढ़ा भी था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में, मैंने आप लोगों को बताया भी था। तो वहां पे क्या होगा कि जब हायर ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करेगा लोअर ऑर्बिट में, तो जितने का एनर्जी गैप है उतने का एक रेडिएशन बाहर आएगा एनर्जी का, है ना। तो वो जो जितने एनर्जी का रेडिएशन बाहर आएगा वो एक्सरे के कैटेगरी में चला जाएगा, और वही क्या कहलाएगा? कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये हमारे पास मेटेलिक टारगेट है, मान लिया ये मेटेलिक टारगेट है और इधर से हमारे पास कोई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन आया। अब कोई एक इलेक्ट्रॉन तो नहीं, ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं ना, तो इसमें हम कोई एक लेकर के चल रहे हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन ऐसे इंटर किया, अगर ये इलेक्ट्रॉन बिना टकराए किसी से ऐसे सीधा निकल गया तो कंटिन्यूअस एक्सरे प्रोड्यूस हुआ। अब ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये इलेक्ट्रॉन मान लो कि इससे टकराया, के सेल वाले से टकरा गया, सपोज दैट कि इस इलेक्ट्रॉन के पास इतना एनर्जी है कि ये के सेल वाले इलेक्ट्रॉन से टक्कर खाने के बाद इसको यहाँ से इजेक्ट कर सकता है। तो मान लो कि ये क्या किया, ये के वाले इलेक्ट्रॉन के साथ, के सेल वाले इलेक्ट्रॉन के साथ टक्कर खाया, इसको इजेक्ट कर दिया। इसको इजेक्ट कर दिया तो यहाँ पे होल क्रिएट हो गया। तो अब इस होल को भरने के लिए इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होगा। अब उस इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन कहीं से भी हो सकता है, एल सेल से भी हो सकता है, एम सेल से भी हो सकता है, एन सेल से भी हो सकता है, कहीं से भी हो सकता है ना। तो मतलब कि जब यहाँ पे वैकेंसी क्रिएट हुआ तो यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन आ सकता है ट्रांजिशन होकर के, यहाँ से भी ट्रांजिशन होकर के आ सकता है, यहाँ से भी ट्रांजिशन होकर के आ सकता है। तो जब ऐसे इलेक्ट्रॉन ऐसे ट्रांजिशन करेगा तो इन केस में क्या बाहर आएगा? फोटॉन्स बाहर आएगा, और ये जो फोटॉन्स बाहर आएगा hc/λ एनर्जी का, दैट विल बी इक्वल टू द एनर्जी डिफरेंस ऑफ दिस ऑर्बिट। तो यही क्या हो जाएगा हमारे पास? कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे हो जाएगा।
तो अब जैसे कि देखिए जो इलेक्ट्रॉन है वो के सेल के इलेक्ट्रॉन को भी नॉकआउट कर सकता है, एल के भी नॉकआउट कर सकता है, एम को भी नॉकआउट कर सकता है। तो ऐसे बहुत अलग अलग ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को भी नॉकआउट कर सकता है। तो उस केस में हमारे पास यहाँ पे भी ऐसे बहुत तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे मिलेंगे, लेकिन वो जो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे मिलेगा वो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का ही होगा। कहने का मतलब कि सपोज करो ये के सेल वाला इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, तो ये के सेल वाला इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, तो अब यहाँ पे जो ट्रांजिशन होगा हायर से, यहाँ से आओगे, यहाँ से आओगे यहाँ, तो ये जो एनर्जी लेवल है ये तो फिक्स है। तो जब ये जो एनर्जी लेवल फिक्स है तो यहाँ से जो फोटोन्स बाहर निकलेगा या रेडिएशन बाहर निकलेगा उसका वेवलेंथ क्या होगा, फिक्स ही होगा, है कि नहीं। तो मतलब कि कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे में जो रेडिएशन बाहर आता है वो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ का ही रेडिएशन बाहर आता है। तो अब यहाँ पे और कुछ टर्म्स इस तरीके से है कि मान लीजिए ये के सेल है और मान लो ये हम एल सेल ले लेते हैं, ये मान लो एम सेल ले लेते हैं, और ये सपोज करो कि एन सेल ले लेते हैं। अब ऐसा हो सकता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो के वाले को नॉक ऑफ कर दिया, तो वहां पे वैकेंसी क्रिएट हुआ, तो उस वैकेंसी क्रिएट हुआ तो वहां पे इलेक्ट्रॉन एल से भी ट्रांजिशन होकर के आ सकता है, एम से भी ट्रांजिशन होकर के आ सकता है, एन से भी ट्रांजिशन होकर के आ सकता है। उसी तरीके से एल में जो वैकेंसी क्रिएट होगा उसको भरने के लिए किधर एम से भी आ सकता है, एन से भी आ सकता है, उसी तरीके से एम में जो आया इधर से आ सकता है, और फिर हायर ऑर्बिट से भी आ सकता है कि नहीं। तो अगर के सेल का इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है और जो ट्रांजिशन हो रहा है, इन ट्रांजिशन की वजह से जो एक्सरे आ रहा है कि नहीं, यहाँ पे भी जो एक्सरे बाहर आया, ये जो एक्सरे कहलाएगा ये के सीरीज एक्सरे कहलाएगा। मतलब कि जब ये एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन के सेल के इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर दिया और वहां पे जो होल क्रिएट हुआ उसको भरने के लिए हायर ऑर्बिट से जब ऐसे इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करेगा और जो रेडिएशन बाहर निकलेगा, तो ये रेडिएशन के सेल के पे आ रहा है, तो के सेल पे आने वाला से जो रेडिएशन क्रिएट होगा वो एक्सरे जो है उसको हम लोग के सीरीज का एक्सरे कहेंगे। उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन मान लीजिए कि एल सेल के इलेक्ट्रॉन को नॉक ऑफ कर दिया, यहाँ पे वैकेंसी क्रिएट हो गया, अब यहाँ पे वैकेंसी क्रिएट हो गया तो अब यहाँ पे एम से आ सकता है, एन से आ सकता है। मतलब कि जब एल सेल पे ट्रांजिशन हो रहा है और यहाँ पे जो एक्सरे प्रोड्यूस हो रहा है, ये एक्सरे कहलाएगा एल सीरीज का एक्सरे, एल सीरीज एक्सरे कहलाएगा। एक्स सीरीज एक्सरे मतलब कि ट्रांजिशन होकर के, सॉरी के सीरीज एक्सरे मतलब कि ट्रांजिशन होकर के ऑर्बिट में, है ना, के ऑर्बिट पे ट्रांजिशन हो रहा है, तो वो जो एक्सरे प्रोड्यूस होगा वो के सीरीज वाला। उसी तरीके से अगर एल पे ट्रांजिशन हुआ और वहां पे जो एक्सरे प्रोड्यूस होगा वो एल सीरीज वाला एक्सरे कहलाएगा। उसी तरीके से जो एम पे ट्रांजिशन होकर के एक्सरे प्रोड्यूस हो वो क्या कहलाएगा, एम सीरीज का एक्सरे कहलाएगा। तो अब इसका भी अलग अलग नाम दिया हुआ है। जैसे कि देखिए मान लीजिए जो के है, जस्ट इसके नियरेस्ट, ये जो ऑर्बिट है इसके नियरेस्ट ऑर्बिट यही वाला है, तो जस्ट इसके नियरेस्ट ऑर्बिट से जो ट्रांजिशन हुआ तो ये जो एक्सरे आएगा वो के सीरीज में आएगा, लेकिन इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, के अल्फा एक्सरे। के अल्फा एक्सरे मतलब कि ऐसा एक्सरे जो के एनर्जी लेवल है, के सेल है, उस पर ट्रांजिशन हो रहा है, लेकिन कहाँ से ट्रांजिशन हो रहा है, उसके नेक्स्ट नियर ऑर्बिट से हो रहा है। मतलब कि ये जो के है, के पे यहाँ पे ट्रांजिशन इसके नियर ऑर्बिट और फार ऑर्बिट से भी हो सकता है। तो सबसे नियरेस्ट ऑर्बिट ये वाला है, तो यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन ऐसे ट्रांजिशन करेगा तो ये जो एक्सरे बाहर आया, इस एक्सरे का नाम क्या होगा, के अल्फा। उसी तरीके से सेकेंड नियरेस्ट से जो आएगा एक्सरे वो क्या कहलाएगा, के बीटा। थर्ड नियरेस्ट से जो आएगा वो क्या कहलाएगा, के गामा। इसी तरीके से के अल्फा, के बीटा, के गामा, के डेल्टा, इस तरीके से आता है। तो हमें 3 याद रखिए फिलहाल, के अल्फा, बीटा, गामा। उसी तरीके से ये एल सीरीज का जो है, इसके नियरेस्ट से जो ट्रांजिशन होकर के एक्सरे प्रोड्यूस होगा उसका नाम क्या होगा, एल अल्फा। नेक्स्ट नियरेस्ट से जो ट्रांजिशन होकर के एक्सरे प्रोड्यूस होगा वो क्या होगा, एल बीटा। इसी तरीके से एम सेल पे जो ट्रांजिशन हुआ, नेक्स्ट नियरेस्ट से जो होगा ट्रांजिशन वो क्या कहलाएगा, वो एम अल्फा एक्सरे कहलाएगा। और ये क्या कहलाएगा, एम बीटा, एम गामा एंड सो ऑन। तो अगर आपको ऐसे क्वेश्चन में या फिर कहीं पे भी आपको इस तरीके से लिखा हुआ मिल गया कि हमारे पास के अल्फा एक्सरे है या एम बीटा एक्सरे है या एम गामा एक्सरे है, तो इसका मतलब आप लोग समझ जाइएगा कि अगर एम का बात किया कि एम वाला है एक्सरे, तो इसका मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन नॉकआउट हुआ है वो एम ऑर्बिट से हुआ है,
और उसको भरने के लिए हाईएस्ट से आ रहा है, जस्ट उसके नेक्स्ट हाईएस्ट से आया तो एम अल्फा एक्सरे, फिर सेकेंड नेक्स्ट हाईएस्ट से आया तो एम बीटा, फिर थर्ड नेक्स्ट हाईएस्ट से आया तो एम गामा, फिर फोर्थ नेक्स्ट हाईएस्ट से आया तो एम डेल्टा। इस तरीके से इसका नेमिंग किया हुआ रहता है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे है। ये कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे है तो देखिए यहाँ से जो एक्सरे प्रोड्यूस होगा उसका जो वेवलेंथ आएगा वो वेवलेंथ एक डिस्क्रीट वैल्यूज ही हो सकता है। कंटिन्यूस में मैंने क्या बोला कि एनर्जी लूज करता है, एनर्जी जीरो से लेकर के मैक्सिमम तक कुछ भी लूज करेगा, तो वहां पे जो फ्रीक्वेंसी आएगा या वेवलेंथ आएगा एक्सरे का वो एक वेरी वाइड रेंज आएगा, एक कंटिन्यूअस रेंज आएगा। लेकिन यहाँ पे जो एक्सरे का जो वेवलेंथ आएगा वो फ्रीक्वेंसी आएगा वो एक फिक्स वैल्यू ही है। मतलब कि अगर सपोज करो कि हम इसको मॉलिबेडनम ले लेते हैं मेटेलिक टारगेट, ये मॉलिबेडनम मेटेलिक टारगेट है, तो आप यहाँ पे एक्सेलरेटिंग वोल्टेज कोई सा भी यूज करो, हाँ कम से कम इतना तो यूज करना पड़ेगा एक्सेलरेटिंग वोल्टेज कि ये जो इलेक्ट्रॉन है इसके पास सफिशिएंट एनर्जी आए कि इलेक्ट्रॉन को हिट करके बाहर निकाल दे ऑर्बिट में से। अब सपोज करो कि वोल्टेज एकदम वीक ले लिया तो वो कैपेबल ही नहीं है, तो वहां पे एक्सरे डिटेक्ट ही नहीं होगा, है ना। कम से कम इतना तो वोल्टेज लेना पड़ेगा। अब सपोज करो कि हमारे पास एक मिनिमम वोल्टेज है, अब उस मिनिमम वोल्टेज के बाद आप कितना भी वोल्टेज बढ़ाओ, ये नॉक ऑफ हुआ तो ये जो यहाँ से ट्रांजिशन होगा ये एनर्जी तो नहीं ना चेंज होना एटम का, ये तो एनर्जी हमेशा फिक्स ही रहेगा, चाहे तुम वोल्टेज कुछ भी हटा लगा तो ये तो हमेशा वोल्टेज फिक्स रहेगा। तो इसका मतलब कि अगर जो के अल्फा है, के अल्फा का जो एक्स रे है वो V1 रहे या V2 रहे, वो के अल्फा का वेवलेंथ हमेशा क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। उसी तरीके से के बीटा का भी फिक्स रहेगा एंड सो ऑन, बाकी अदर भी फिक्स रहेंगे। तो क्या पता चल रहा है कि ये जो है कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे ये टोटली टारगेट एटम पे डिपेंड करता है। टारगेट एटम चेंज करोगे तो दो एनर्जी लेवल के जो दो ऑर्बिट है, दो ऑर्बिट के बीच का एनर्जी लेवल चेंज होगा, और जब ऑर्बिट के बीच का एनर्जी लेवल चेंज होगा तो वहां से जो एक्सरे बाहर आएगा उस एक्सरे का फ्रीक्वेंसी वगैरह क्या होगा, चेंज होगा। इतना बात ध्यान में रखने का है, ठीक है, ओके। और एक चीज आपको और ध्यान देना पड़ेगा, ध्यान दीजिए कि सपोज करो कि हम कोई हाइड्रोजन एटम ले या फिर कोई दूसरा एटम भी ले। हमने क्या देखा था कि ये मान लो फर्स्ट ऑर्बिट है, ऐसा लेते हैं, यानी कि सपोज करो कि हम ऐसे समझते हैं कि मान लो ये फर्स्ट ऑर्बिट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, सपोज दैट। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि फर्स्ट और सेकंड के बीच का जो एनर्जी है, एनर्जी डिफरेंस, ये इस एनर्जी डिफरेंस से ज्यादा होता है, और ये जो एनर्जी डिफरेंस है ये इस एनर्जी डिफरेंस से ज्यादा होगा, और ये जो एनर्जी डिफरेंस है वो इस एनर्जी डिफरेंस से ज्यादा होगा। जाहिर सी बात है, हाइड्रोजन में भी था हमारे पास, है कि नहीं, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था, उसके बाद ये 3.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हम लोगों ने इस तरीके से देखा था ये 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था हाइड्रोजन के लिए अगर बात करेंगे तो। ये कितना था 13.6/2², ये 13.6/3² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इस तरीके से था। तो यहाँ पे क्या पता चल रहा है कि देखिए कि ये जो हमारे पास ग्राउंड स्टेट है और ये नेक्स्ट हायर स्टेट है, इसके बीच का जो एनर्जी गैप है ये इस एनर्जी गैप से ज्यादा है। उसी तरीके से ये वाला जो एनर्जी गैप है ये इस एनर्जी गैप से ज्यादा है। उसी तरीके से ये वाला जो एनर्जी गैप है ये इस एनर्जी गैप से ज्यादा है, ठीक। तो क्या पता चल रहा है कि यहाँ से यहाँ पे जो के अल्फा आएगा, ये वाला क्या आएगा, एल अल्फा आएगा, ये वाला कितना आएगा, एम अल्फा आएगा। तो अब जरा देखिए कि मान लीजिए हमने इसको के अल्फा नाम दिया, तो के अल्फा नाम दिया तो ये एनर्जी गैप ज्यादा है और ये एनर्जी गैप क्या है, कम है। तो ये जब ये एनर्जी गैप ज्यादा है तो यहाँ पे जो वेवलेंथ आएगा वो कैसा आएगा, एनर्जी ज्यादा है यानी कि फ्रीक्वेंसी ज्यादा आएगा, यानी कि वेवलेंथ क्या आएगा, कम आएगा। तो इसका मतलब कि के अल्फा का जो वेवलेंथ आएगा और एल अल्फा का जो वेवलेंथ आएगा और एम अल्फा का जो वेवलेंथ आएगा, सपोज दैट कि ये के अल्फा का जो एक्सरे है उसका वेवलेंथ λ1 है, एल अल्फा का जो वेवलेंथ है उसका एक्सरे है उसका वेवलेंथ λ2 है, और एम अल्फा का जो एक्सरे है उसका वेवलेंथ λ3 है। तो ये जो λ1 आएगा वो क्या होगा, λ2 से छोटा होगा। क्यों, क्योंकि इसका एनर्जी ज्यादा है, इसका एनर्जी ज्यादा है तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा, तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा तो इसका मतलब वेवलेंथ कम। तो इसका मतलब क्या पता चल रहा है कि λ1 विल बी स्मॉलर देन λ2 विल बी स्मॉलर देन λ3। मतलब कि के अल्फा का जो एक्सरे है उसका वेवलेंथ एल अल्फा एक्सरे से कम होगा और एल अल्फा का एक्सरे क्या होगा, एक्सरे का वेवलेंथ एम अल्फा एक्सरे के वेवलेंथ से कम आएगा। ये बात आप ध्यान में रखिएगा, इससे क्वेश्चन पूछा भी जाता है, डायग्राम दे देगा फिर पूछेगा इसमें से कौन के अल्फा होगा कौन एल अल्फा होगा। तो बस हमें यही ध्यान में रखना है। ये केवल हाइड्रोजन एटम ही नहीं, किसी भी एटम में यही रहता है पैटर्न कि इन दोनों के बीच का एनर्जी ज्यादा होगा, फिर
एज कम्पेयर टू दिस, और इसका एनर्जी इससे ज़्यादा होगा एंड सो ऑन, इतना ध्यान में रखेंगे हम लोग। ठीक है, तो ये टोटली किस पे डिपेंड करेगा, मेटेलिक टारगेट पे डिपेंड करेगा, और जो कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे का जो वेवलेंथ आएगा दैट विल बी अ फिक्स्ड वैल्यू, लेकिन जो कंटिन्यूअस का जो वेवलेंथ आएगा वो बहुत ज़्यादा वाइड रेंज में कंटिन्यूअस एक्सरे आ सकता है। ठीक, तो ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट बात है। अभी क्या करते हैं हम लोग, इसका एक्सरे का ग्राफ ड्रॉ कर देते हैं कि आखिर ग्राफ कैसा बनता है। कि मेटेलिक टारगेट है, मेटेलिक टारगेट पे क्या किया, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को बम्बार्ड कराया तो इससे एक्सरे बाहर निकला। अब इस एक्सरे को डिटेक्ट किया गया, और इस एक्सरे को डिटेक्ट करने के बाद यहाँ से जो एक्सरे निकल रहा है उसका इंटेंसिटी वर्सेस लैम्डा, इसका ग्राफ ड्रॉ किया गया। तो वो ग्राफ कैसा बनेगा अभी हम लोग उस चीज के बारे में पढ़ते हैं। अभी जैसे कि क्या हुआ कि हमारे पास ये मेटेलिक टारगेट है, इस मेटेलिक टारगेट पे इलेक्ट्रॉन आया, इलेक्ट्रॉन इसको हिट किया, तो इलेक्ट्रॉन इसको हिट किया तो यहाँ से एक्सरे बाहर आएगा। तो इस एक्सरे को डिटेक्ट किया गया, और उस एक्सरे को डिटेक्ट करने के बाद उसका ग्राफ ड्रॉ किया गया। कैसा ग्राफ ड्रॉ किया गया, यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ किया गया इंटेंसिटी ऑफ एक्सरे वर्सेस लैम्डा, किसका, ऑफ एक्सरे का। मतलब कि यहाँ पे ऐसे इलेक्ट्रॉन हिट किया, तो इलेक्ट्रॉन हिट किया तो यहाँ पे एक्सरे प्रोड्यूस हुआ। तो ये एक्सरे कैसा आ सकता है, यहाँ पे कंटिन्यूअस भी आएगा प्लस कैरेक्टरिस्टिक्स भी आएगा। ठीक है, तो अब इधर से जो एक्सरे आया, वो जो एक्सरे आया कंटिन्यूअस प्लस कैरेक्टरिस्टिक्स, अब उस एक्सरे में ऐसे बहुत तरह के वेवलेंथ प्रेजेंट हैं, बहुत तरह के वेवलेंथ प्रेजेंट है, कंटिन्यूअस का वेवलेंथ प्रेजेंट है और कैरेक्टरिस्टिक्स का वेवलेंथ प्रेजेंट है। तो अब जैसे कि सपोज करो कि हम ऐसा मान लेते हैं, मान ली इसमें लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3, लैम्डा 4, ऐसे मान लेते कि 4 है, हालांकि रहता तो बहुत है। तो सपोज करो कि ऐसे 4 टाइप का एक्सरे निकला, 4 वेवलेंथ का। तो अब हो सके जो लैम्डा 1 का इंटेंसिटी हो वो लैम्डा 3 से कम हो, मतलब कि लैम्डा 1 का ज्यादा फोटोन्स निकल रहा हो, लैम्डा 3 का कम फोटोन्स निकल रहा हो, तो लैम्डा 1 का इंटेंसिटी क्या होगा, लैम्डा 3 से ज्यादा आएगा। उसी तरीके से मान लो कि लैम्डा 2 है, लैम्डा 1 अगर कम निकल रहा है लैम्डा 3 के कंपैरिजन में, तो लैम्डा 1 वाला जो एक्सरे होगा उसका इंटेंसिटी कम होगा। उसी तरीके से मान लिया कि लैम्डा 2 का जो फोटोन्स है वो लैम्डा 4 से ज्यादा है, तो इसका जो इंटेंसिटी होगा वो लैम्डा 4 से क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ऐसे ही एक्सरे को जब डिटेक्ट किया गया और इंटेंसिटी ऑफ एक्सरे वर्सेस वेवलेंथ ऑफ एक्सरे, जब इसका ग्राफ ड्रॉ किया गया तो ग्राफ कुछ ऐसा आता है, ये ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। ये कुछ ऐसे स्पाइक्स के फॉर्म में ऐसा, ठीक है। ये कुछ इस तरीके का ग्राफ डिटेक्ट किया गया जिसमें ये इंटेंसिटी और ऐसा। अब जरा ध्यान दीजिए मैंने क्या बोला कि जो अपने पास एक्सरे आएगा उस एक्सरे का लैम्डा मिनिमम कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा Hc/eV। ये कंटिन्यूअस आएगा Hc/eV। इसमें E इलेक्ट्रॉन का चार्ज, भी कौन सा, एक्सेलरेटिंग वोल्टेज। यानी कि कोई भी जो एक्सरे आएगा उसका जो मिनिमम वेवलेंथ लैम्डा होगा, लैम्डा जो मिनिमम होगा ये कुछ ऐसा आएगा मिनिमम। उसके बाद और वैरायटी ऑफ लैम्डा आ सकता है, यानी कि ऐसे लैम्डा मिनिमम से स्टार्ट होकर के ग्राफ ऐसे कंटिन्यूअस रहेगा। तो अब जैसे कि हमने प्रैक्टिकली क्या पढ़ा कि जो लैम्डा है वो लैम्डा Hc/eV से लेकर के इन्फिनिटी तक आएगा। तो यानी कि ये जो ग्राफ है ये इन्फिनिटी तक जाना चाहिए, हमने यहीं पे रोक दिया, मतलब कि इन्फिनिटी तक आता है। ऐसे बहुत तरह का वेवलेंथ आते हैं, लेकिन जो ऐसे बहुत तरह का वेवलेंथ आ रहा है, सपोज कीजिए कि वो जो इधर से बाहर निकल रहा है फोटोन, बहुत तरह का वेवलेंथ, तो उनका इंटेंसिटी बहुत ही वीक होता है, बहुत कम इंटेंसिटी है। जैसे कि मान लेते हैं कि 0.1 एंगस्ट्रम से लेकर के 100 एंगस्ट्रम तक का जो रे है, एक्सरे का हमने रेंज माना है, चलो यहाँ तक इंटेंसिटी अपने पास सही है। यानी इस वेवलेंथ में जो एक्सरे बाहर आ रहा है इसका इतना सफिशिएंट इंटेंसिटी है कि जिसको डिटेक्ट किया जा सकता है और जो कुछ वर्क कर सकता है। अब हो सके इसके आगे का जो वेवलेंथ है उसका इंटेंसिटी इतना कम है, इतना कम है कि उसका कुछ यूज ही नहीं है, ना वो कोई वर्क कर सकता है ना उसको डिटेक्ट कर सकते हैं, तो इस चीज को हम लोग उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं।
तो ग्राफ अगर ऐसे आधे में दिया हुआ है तो ये मत समझिए कि इतने ही वेवलेंथ तक का इसमें निकलेगा, इसके आगे भी हो सकता है। तो अब ये इंटेंसिटी क्या है, जैसे कि देखो लैम्डा मिनिमम है, लैम्डा मिनिमम का वैल्यू इतना आएगा, ठीक। अब ये जो लैम्डा मिनिमम का वैल्यू इतना आया तो यानी कि ये मोस्ट एनर्जेटिक वाला हो जाएगा, ये है कि नहीं, ये मोस्ट एनर्जेटिक है, यहाँ पे ये है मोस्ट एनर्जेटिक एक्सरे, क्योंकि वेवलेंथ कम है तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, तो मोस्ट एनर्जेटिक एक्सरे आएगा। तो अब ये जो मोस्ट एनर्जेटिक एक्सरे आ रहा है उसका इंटेंसिटी कितना है, मतलब कितना इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी मतलब कि वैसे कितने ज्यादा फोटोन्स हैं उसमें, तो ये उसका ग्राफ शो कर रहा है कि लैम्डा मिनिमम से लेकर के ऐसे हमारे पास ग्राफ रहेगा कुछ इस टाइप में। तो इस वेवलेंथ का इंटेंसिटी कुछ इतना आ रहा है, इस वेवलेंथ का इंटेंसिटी कुछ ऐसा आ रहा है, इस वेवलेंथ का इंटेंसिटी कुछ ऐसा आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो स्पाइक्स है, तो ये जो स्पाइक्स है ये स्पाइक्स शो करेगा कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे को, कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे को ही ये शो करेगा। मतलब कि ये जो जब इसके ग्राफ को डिटेक्ट किया गया तो पता चला कि इसका जो ग्राफ आता है कुछ इस टाइप में आता है, इसमें बीच में सडन स्पाइक्स आता है। तो इस स्पाइक्स के होने के रीजन को शुरुआती में नहीं समझ पाए लोग कि आखिर ऐसा स्पाइक्स क्यों आ रहा है, लेकिन जब एटॉमिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ तो फिर इस स्पाइक्स के बारे में समझ में आया कि ये जो स्पाइक्स आ रहा है ये कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे है, दैट इज ड्यू टू द ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट, जब इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो गया है। तो ये जो कंटिन्यूअस पार्ट है, ये जो कंटिन्यूअस पार्ट है ये है कंटिन्यूअस एक्सरे, और ये जो स्पाइक्स है ये क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे। तो जो कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे है ये किस पे डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन एटॉमिक नंबर, ये एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करता है। और ये किस पे डिपेंड करेगा, मेजॉरिटी वोल्टेज पे। तो इस टाइप में ग्राफ है तो इसका मिनिमम वेवलेंथ कितना है, मिनिमम वेवलेंथ इतना आएगा, और मैक्सिमम वेवलेंथ क्या होगा, इन्फिनिटी तक होगा। लेकिन ऐसे इन्फिनिटी तक ग्राफ नहीं ड्रॉ कर रहे हैं, क्योंकि कि जो बहुत तरह का ऐसे हायर वेवलेंथ वाले जो फोटोन्स यहाँ से निकल रहे हैं, रेडिएशन निकल रहे हैं, उसका इंटेंसिटी इतना वीक है कि वो डिटेक्ट भी नहीं हो पा रहा है या फिर उसका कुछ खास यूज भी नहीं हो पा रहा है, चलते हमने उसको इसमें आगे नहीं शो किया। तो ये बात है, ध्यान में रखिएगा। अब जरा देखिए ये हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे, तो अब यहाँ पे हमें बताना है कि इसमें सपोज करो कि ये के अल्फा है, इसमें एक सपोज करो ऐसा मान करके चलते हैं, एक के अल्फा है, एक के बीटा है और एक के गामा है। तो मान लिया कि हमारे पास ऐसे स्पाइक्स है, अब इस स्पाइक्स में कोई के अल्फा है, कोई के बीटा है और कोई के गामा एक्सरे है। तो इसमें बताना है कि कौन के अल्फा, कौन बीटा, कौन के बीटा और कौन के गामा होगा। तो हमने क्या पढ़ा था कि जब के सीरीज पे ट्रांजिशन हो, जब इलेक्ट्रॉन का के सीरीज पे ट्रांजिशन होगा तो वो के सीरीज वाला एक्सरे कहलाएगा, और उसमें नेक्स्ट हायर से आया तो के अल्फा, इधर से आया तो के बीटा, इधर से आया तो के गामा, है ना। अब एक चीज जरा गौर कीजिए, के अल्फा, के बीटा, के गामा है, तो मैंने क्या बोला कि जिसका एनर्जी ज्यादा होगा उसका वेवलेंथ कम होगा। तो जो के अल्फा है जस्ट यहाँ से यहाँ पे आ रहा है, ये यहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, तो इन तीनों में सबसे ज्यादा एनर्जी किसका होगा, इसका होगा, क्योंकि ये इस ऑर्बिट से इस ऑर्बिट तक का एनर्जी डिफरेंस ज्यादा है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक एनर्जी डिफरेंस ज्यादा है। तो एनर्जी डिफरेंस ज्यादा है तो इसका मतलब कि ये वाला जो रेडिएशन आएगा, जो फोटोन आएगा, इसका एनर्जी सबसे ज्यादा आएगा। यानी कि एनर्जी ऑफ के अल्फा, यानी कि एनर्जी के टर्म में हमने क्या देखा, के गामा इज ग्रेटर देन के बीटा इज ग्रेटर देन के अल्फा। तो इसका मतलब जब एनर्जी ज्यादा है तो इसका मतलब इसका जो फ्रीक्वेंसी आएगा वो फ्रीक्वेंसी क्या आएगा, ज्यादा आएगा, और जब फ्रीक्वेंसी ज्यादा आएगा तो लैम्डा क्या होगा, कम होगा, है ना। तो इसका मतलब क्या पता चला कि अगर इसमें से कोई इसमें तीन है जिसको हमने सपोज करो एक को के अल्फा, के बीटा और के गामा माना है, तो इसमें कौन के अल्फा, कौन बीटा है, कौन के गामा है, इसको डिटेक्ट करने के लिए हम लोग क्या समझ में आ रहा है कि जो के अल्फा का वेवलेंथ होगा वो सबसे बड़ा होगा, और जो के बीटा का वेवलेंथ होगा वो के अल्फा से बड़ा, एंड सो ऑन। इस तरीके से मतलब हमें क्या पता चल रहा है कि वेवलेंथ ऑफ के अल्फा इज ग्रेटर देन वेवलेंथ ऑफ के बीटा इज ग्रेटर देन वेवलेंथ ऑफ के गामा। तो यहाँ पे सबसे बड़ा वेवलेंथ किसका है, देखिए ये वेवलेंथ आगे आगे जा रहे हैं तो बढ़ रहा है, तो इसका मतलब देखिए ये वाला जो वेवलेंथ है इससे बड़ा है, तो ये वाला वेवलेंथ बड़ा है, तो इसका मतलब यही क्या होना चाहिए, यही अगर ये तीनों को हमने के अल्फा, के बीटा, के गामा माना है तो ये सबसे बड़ा वेवलेंथ है, तो इसका मतलब क्या पता चल रहा है कि लैम्डा वन क्या होगा, ये के अल्फा वाला होगा,
लैम्डा 2 क्या होगा, के बीटा वाला होगा, और लैम्डा 3 क्या होगा, के गामा वाला होगा। इतना ध्यान में रखने का, ठीक। तो कुछ इस टाइप का एक्सरे का ग्राफ आता है। ऐसे हमारे पास एक कंटिन्यूअस ग्राफ होगा और उसी में बीच बीच में स्पाइक्स होगा। तो ये जो स्पाइक्स है ये कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे को दिखा रहा है ना, कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे को दिखा रहा है। और ये जो कंटिन्यूअस पार्ट है ये किसको दिखा रहा है, ये दिखा रहा है हमारे पास कि कंटिन्यूअस एक्सरे को दिखाएगा। मान लो कि सपोज करो कि एट सम वोल्टेज भी, मान लो कि एट एक्सेलरेटिंग वोल्टेज V1, सपोज करो कि एक्सेलरेटिंग वोल्टेज V1 पे कुछ ऐसा ग्राफ है। फिर से ड्रॉ करते हैं इसको। कि मान लीजिए हमने ये इंटेंसिटी वर्सेस लैम्डा का ग्राफ निकाला। ऐसे सपोज करो कि किस पे है, एट वोल्टेज V1 पे, है ना। वोल्टेज V1 कौन सा, एक्सेलरेटिंग वोल्टेज। अब बाकी सब कुछ सेम रखते हैं, हम वोल्टेज चेंज कर देते हैं। अब मान लीजिए वोल्टेज हमने ले लिया, सपोज करो कि जो एक्सेलरेटिंग वोल्टेज ले लिया वो ले लिया V2 इज ग्रेटर देन कितना, V1। तो एक ग्राफ का कैसा बिहेवियर होगा। सपोज करो कि अभी हम ले लेते हैं इसको के अल्फा, इसको के बीटा और इसको के गामा, V1 वोल्टेज पे मान लिया। अब हम वोल्टेज बढ़ा देते हैं तो ये ग्राफ कैसा बनेगा। अभी हमने लैम्डा मिनिमम कितना देखा था, लैम्डा मिनिमम देखा है कितना, HC/EV। तो आप जरा ध्यान दीजिए कि जब वैल्यू बढ़ाएंगे हम लोग तो लैम्डा मिनिमम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसका मतलब कि जब वोल्टेज बढ़ाया जाएगा तो उसका जो लैम्डा मिनिमम आएगा वो क्या आएगा, कम आएगा। तो ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। तो दूसरे पेन से बनाते हैं। कुछ इस टाइप में ग्राफ आएगा। मतलब कि जब हमने वोल्टेज बढ़ा दिया V2 ग्रेटर देन V1, तो जब हमने वोल्टेज बढ़ा दिया तो जो मिनिमम वेवलेंथ है एक्सरे का वो क्या हो गया, कम हो गया। मतलब कि पहले यहाँ था लैम्डा मिनिमम, ये वाला था पहले लैम्डा मिनिमम, अब कितना आ गया, ये लैम्डा, ये वाला आ गया, यानी कि वेवलेंथ कम हो गया, ठीक है। लेकिन अभी जरा देखिए यहाँ पे के अल्फा, के बीटा, के गामा, इसका वेवलेंथ चेंज नहीं हुआ है। पहले वाले वोल्टेज में जो के बीटा का वेवलेंथ था और दूसरे वाले वोल्टेज में जो के अल्फा, के बीटा का है वेवलेंथ, वो क्या है, सब सेम है। क्यों सेम है, क्योंकि ये जो के अल्फा, के बीटा, के गामा या एल अल्फा, एल बीटा, एल गामा, इसका जो वेवलेंथ डिपेंड करता है वो डिपेंड करता है ओनली ये ट्रांजिशन के एनर्जी लेवल पे, कि भाई कौन से दो ऑर्बिट के बीच में ट्रांजिशन हुआ है। अगर हमने वोल्टेज बढ़ा दिया तो जो हमारे पास टारगेट मेटल है, टारगेट मेटल चेंज नहीं किया है, तो यहाँ पे जो दो एनर्जी के बीच का जो ट्रांजिशन होगा उसका एनर्जी तो फिक्स ही रहेगा। और जब उसका एनर्जी फिक्स रहेगा तो जो वेवलेंथ आएगा वो क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। तो इसका मतलब वोल्टेज कम हो या ज्यादा हो, के अल्फा का जो वेवलेंथ था पहले बाद में भी वही रहेगा, के बीटा का भी जो था बाद में वही रहेगा, या फिर एल अल्फा, एल बीटा जो भी रहे सब बाद में क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। लेकिन बस क्या होगा कि ये कुछ इस तरीके से बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से बढ़ने से क्या पता चल रहा है कि जब हमने वोल्टेज बढ़ाया, अब जैसे कि सपोज कीजिए कि हमने जब वोल्टेज बढ़ा दिया तो जो एक्सेलरेटिंग इलेक्ट्रॉन्स है, इस एक्सेलरेटिंग इलेक्ट्रॉन्स का एनर्जी ज्यादा हो गया। तो जब इसका एनर्जी ज्यादा हो गया और ये ऐसे मेटेलिक टारगेट से पास किया तो अब ज्यादा चांसेस है इसका एनर्जी लूज होने का। अब ज्यादा एनर्जी लूज होगा तो अब हो सके यहाँ पे जो एक्सरे प्रोड्यूस होकर के आए उसका इंटेंसिटी बढ़ जाए। तो यही वजह से ये ग्राफ देखिए थोड़ा सा ऊपर शिफ्टेड दिखा रहा है कि मान लो कि V1 वोल्टेज पे इतने वेवलेंथ का जो एक्सरे था उसका इंटेंसिटी इतना था, लेकिन वही वोल्टेज बढ़ा दिए तो सेम वेवलेंथ के एक्सरे का इंटेंसिटी क्या हो गया, बढ़ गया। तो इस टाइप में हम लोग को ग्राफ कंपेयर करने के लिए आ सकता है, ठीक है। तो ये हमने बस एक एग्जांपल लिया है के अल्फा, के बीटा, के गामा। आपको यहाँ पे और भी दूसरे एग्जांपल्स ऐसे दिए जा सकते हैं, तो उसको जरा हम लोग डिस्कस करते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे इस तरीके से किसी एक्सरे का ग्राफ दिया हुआ है,
अब ये एक्सरे ग्राफ क्या कहता है कि यहाँ पे 2 स्पाइक्स हैं, तो ये 2 स्पाइक्स हैं, तो इसमें एक क्या है, एक एल अल्फा है और एक एम अल्फा है। बोला कि हमारे पास ऐसे 2 स्पाइक्स हैं, तो इस 2 स्पाइक्स में एक जो कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे है वो एल अल्फा का है और दूसरा क्या है, एम अल्फा का है। तो बताना है कि इसमें से कौन एल अल्फा वाला है और कौन एम अल्फा वाला है। तो अभी जरा ध्यान दीजिए कि मान लो के एल एम एन, ठीक है। एल अल्फा कौन सा होगा, एम से इस पे जो आएगा, एम अल्फा कौन सा होगा, जो इस पे इधर आएगा। तो अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा कि एल और एम के बीच का जो एनर्जी लेवल है, एनर्जी डिफरेंस है, वो इसके बीच से ज्यादा है। ये हो जाएगा एम अल्फा और ये है एल अल्फा। तो इसका जो एनर्जी डिफरेंस है वो इससे क्या है, ज्यादा है। तो इसका मतलब कि जो एनर्जी के केस में जो एल अल्फा है वो किसका है, एम अल्फा से ज्यादा है। तो जब एल अल्फा का एनर्जी ज्यादा है एम अल्फा से, तो यहाँ से जो फ्रीक्वेंसी निकलेगा ये ज्यादा फ्रीक्वेंसी निकलेगा एज कम्पेयर टू दिस। तो जब फ्रीक्वेंसी ज्यादा निकलेगा तो वेवलेंथ कितना होगा, ये कम हो जाएगा यहाँ पे, है कि नहीं। यानी कि इसका जो वेवलेंथ होगा वो कम हो जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा, तो यानी कि इसका मतलब क्या पता चला कि एल अल्फा का जो वेवलेंथ हमने λ2 लिया और एम अल्फा का वेवलेंथ हमने λ2 लिया, तो फ्रीक्वेंसी एल अल्फा का ज्यादा है, तो देयरफॉर λ1 का क्या हो जाएगा, वेवलेंथ λ2 से कम हो जाएगा, है कि नहीं। तो अब यहाँ पे जरा देखिए कि ये एक वेवलेंथ है, ये एक वेवलेंथ है, ये दोनों एक एल अल्फा है, एक एम अल्फा है। तो जिसका वेवलेंथ कम है वो क्या है, वो एल अल्फा है, और जिसका वेवलेंथ ज्यादा है वो एम अल्फा है। तो इसका वेवलेंथ कम है, सपोज करो ये λ1 लेते हैं और ये λ2 लेते हैं। तो क्या पता चला यहाँ से कि ये जो λ1 है, यानी ये क्या है, ये एल अल्फा का है एक्सरे, और ये किसका है, एम अल्फा का है एक्सरे, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग मोसले लॉ पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट लेक्चर में, और फिर इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स करेंगे।